अच्छा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है IFRS 16। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोगों ने पहले F7 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। उसके अंदर भी बेसिक्स पढ़ी थी, इसके अंदर भी बेसिक्स आ रही होगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ नई भी होंगी। बाकी ये जो लेक्चर है ये रेलेवेंट आपके ACCA वालों के लिए भी है, सही है, और CA वालों के लिए भी है। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? IFRS 16, जो कि बेस किस पे है? लीजेस पे। ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो हम लोग इसके अंदर, अगर मैं एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलूँ तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो स्टैंडर्ड का है वो ये है कि भाई आप लोगों को लीजेस के लिए उसकी रिकग्निशन कैसे करनी है। ठीक है। लीजेस की रिकग्निशन से मतलब आप इसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करना है या एज अ फाइनेंस लीज ट्रीट करना है। क्योंकि पहले जो स्टैंडर्ड था उसके अंदर बहुत, मतलब क्या कहते हैं, उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग लीज के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी और फाइनेंस लीज के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है हमारे पास IFRS 16 का, उसके अंदर मोस्टली सारी चीज़ें फाइनेंस लीज ही ट्रीट हो रही होती है, ना कि ऑपरेटिंग लीज। उसके अंदर सिर्फ एक ही दो कंडीशन है जो कि अभी हम देख रहे होंगे, उसके अलावा वरना हर चीज़ वो एज अ फाइनेंस लीज ट्रीट हो रही होती है। ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इसका रिकग्निशन कैसे होगी लीज की। अगर कोई चीज़ लीज पे है तो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, उसकी हमारे पास प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसके हमारे पास डिस्क्लोजर कैसे हो रहे होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? द मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि लीजेस का, कि लीजेस जो हमारे पास लेसी हो, जो हमारे पास लेसर हो, वो क्या, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपनी बुक्स के अंदर, जो भी अपनी एज अ लीज, या अब जाहिर है जो बंदा लेसी है वो अपनी बुक्स के अंदर क्या दिखा रहा होगा? राइट टू यूज एसेट दिखा रहा होगा, और लीज लाइबिलिटी दिखा रहा होगा, एक अपने पास लाइबिलिटी दिखा रहा होगा। सामने वाला लेसर क्या दिखा रहा होगा? अपने पास रिसीवेबल दिखा रहा होगा। तो ऑब्जेक्टिव ये कि दोनों, चाहे फिर वो लेसी हो चाहे या फिर वो लेसर हो, अपनी बुक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो वो फेथफुली रिप्रेजेंट कर रही हो। क्या कर रही हो? जो भी इन दोनों के दरमियान, लेसी और लेसर के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन हुई हो, वो उसको फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने स्टेक होल्डर के लिए, ताकि स्टेक होल्डर को एक बेहतर इन्फॉर्मेशन दिख सके, ताकि उस बेसिस पे वो बेहतर अपने, क्या कहते हैं, डिसीजन ले सके। जितनी फेथफुली रिप्रेजेंट होगी उतना बेनिफिशियल किसके लिए होगा? हमारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अगर ये हमने ऑब्जेक्टिव इसका समझ लिया, अगर स्कोप किसी को देखना है कि भाई स्कोप क्या है इसका, तो स्कोप भी देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो लीजिस का ये स्टैंडर्ड है, तो ये जो लीजेस का स्टैंडर्ड हमारे पास है वो सब चीज़ों पे लगेगा, लेकिन इसका एक्सेप्ट फॉर जो स्कोप है, किन चीज़ों पे वो नहीं लग रहा होगा। अगर कोई हमारे पास लीजेस हो रही है, किस चीज़ की? एक्सप्लोरेशन हो रही है और यूज़ हो रहा है किसका? मिनरल्स का, ऑयल का, नेचुरल गैस का, या इसी तरह कोई भी सिमिलर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कह लें, या आप इसको कह लें नॉन रीजेनरेटिव रिसोर्सेस कह लें। इसके लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है हमारे पास, के लिए पर्टिकुलर इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें उससे डील करना होगा, ना कि IFRS 16 से। इसी तरह हमारे पास अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, लीज किसकी हो रही है? लीजेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। तो ये हमारे पास लीजेस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इसको हमें किसके अंदर डील करना होगा? विद इन दी स्कोप ऑफ, कौन सा स्टैंडर्ड है हमारे पास? IS 41 का, एग्रीकल्चर का। तो हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो रूल्स एंड रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको अंडर IS 41 हमें लीज अकाउंट फॉर करना होगा। इसी तरह हमारे पास कोई सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स होती है। ठीक है।
अच्छा, ये वाली भी चीज़ आप लोगों को कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, तो इस ये भी अगर आपके पास कहीं दिख जाए तो ये भी अंडर IFRS 16 नहीं, बल्कि ये अंडर हमारे पास इफ्रिक 12 के पास उसकी जो रिक्वायरमेंट है और रूल्स है उसके हिसाब से अकाउंट फॉर हो रहा होगा, ना कि IFRS 16 के हिसाब से। इसी तरह हमारे पास है कोई, अगर क्या कहते हैं, लाइसेंसेस हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर हमें लेसर ने दिए हैं, जो कि अगर विद इन दी स्कोप ऑफ IFRS 15 आ रहे हैं, तो फिर वो अंडर IFRS 15 ही ट्रीट हो रहे होंगे, ना कि अंडर IFRS 16। या कोई अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं, राइट्स हेल्ड बाय लेसी, अल्लाह अकबर क्या राइटिंग चल रही है, अगर कोई हमें राइट्स मिल रहे हैं हेल्ड बाय लेसी, अगर लेसी को कोई राइट्स मिल रहे हैं जो कि रिलेटेड टू, क्या हो गया, IS 38 है, मतलब कि हमें किसी चीज़ के कोई पिक्चर फिल्म्स के हमें कोई राइट्स मिल रहे हैं, हमें कोई रिकॉर्डिंग्स के राइट्स मिल रहे हैं, या हमें कोई प्लेस के राइट मिल रहे हैं, या हमें कोई पेटेंट्स मिल रहे हैं, या हमें कोई कॉपी राइट्स मिल रहे हैं, मतलब ये वो सारी चीज़ें जो कि अंडर IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो कि अंडर IS 38 इंटेंजिबल एसेट के तौर पे अकाउंट फॉर होते हैं, तो फिर ये अंडर IS 38 के हिसाब से ट्रीट हो रहे होंगे, ना कि IFRS 16 के हिसाब से। हमें उसका जो स्टैंडर्ड कहता है कि इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है, तो हमें उसको देखना होगा, ना कि IFRS 16 के। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेसिक सी चीज़, डेफिनेशन क्या है भाई IFRS 16 की। तो भाई कोई भी अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट that conveys a right to use of an underlying asset for a period of a time in exchange for consideration। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले लीज क्या है, लीज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। किसी के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई चीज़ लीज हो रही है कि नहीं। तो अगर कोई भी हमें देखना है कि लीज है या नहीं चीज़, तो हमें बेसिकली चीज़ देखनी क्या है सबसे पहले, कि भाई उनके दरमियान कोई भी लेसर लेसी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या किसी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि टू क्लासीफाई एज अ लीज कोई चीज़ को, सबसे पहली बेसिक चीज़ हमें क्या देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट है उनके दरमियान के नहीं। तो भाई क्या, अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज क्या चीज़, राइट टू यूज। कोई एक चीज़, जैसे लेसर अपनी गाड़ी लेसी को दे रहा है, तो वो क्या दे रहा है, उस गाड़ी का उसे राइट टू यूज़ दे रहा है, उसको इस्तेमाल करने का उसे हक दे रहा है, उसे इस्तेमाल करने के राइट्स दे रहा है। तो क्या हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लेसी को लेसर से क्या मिल रहा है, उस चीज़ का राइट टू यूज़, उसको इस्तेमाल करने का हक मिल रहा है। किस चीज़ का, ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ये मेन चीज़ है, अंडरलाइंग एसेट। तो मतलब अगर आपको देखनी है कि किस चीज़ का है, तो वो एसेट अंडरलाइंग होना चाहिए, मतलब वो एसेट स्पेसिफाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक उसको लैपटॉप दिया, फॉर एग्जांपल T470, इसको मैंने लैपटॉप दिया है, तो भाई ये T470 का लीज हुआ है। या मैंने कोई करोला गाड़ी दी है, तो उसी पर्टिकुलर उसी इंजन नंबर या उसी चेसिस नंबर या उसी प्लेट नंबर की गाड़ी उसको मैंने लीज पे दी है, तो इट शुड बी स्पेसिफाइड। ये ना हो कि भाई मैंने आज उसको करोला GLI दी है, कल मैं बोल रहा हूँ भाई करोला ग्रैंडे ले लो, कल मुझसे बोल रहे सिविक ले लो। इट शुड बी स्पेसिफाइड कि भाई ये वाला एसिड, ये वाली चीज़ मैंने आपको राइट टू यूज़ पे दी है, यही वाली चीज़ मैंने आपको लीज पे दी है। तो द एसिड शुड बी स्पेसिफाइड, द एसिड शुड बी अंडरलाइन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई उसने अगर कोई चीज़ लीज पे दी है तो क्या चीज़ दी है, इट शुड बी स्पेसिफाइड
इट शुड बी स्पेसिफाइड एज वेल एज हमें पीरियड ऑफ टाइम भी स्पेसिफाई करना है कि भाई मैंने आपको 1 साल के लिए लीज पे दिया है, मैंने आपको 2 साल के लिए लीज पे दिया है, मैंने आपको 10 साल के लिए लीज पे दिया है. सो द टाइम शुड, सो दैट देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ टाइम. इट शुड नॉट बी विदाउट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि ये नहीं है कि बस दे दिया है, ये नहीं पता किस टाइम के लिए दिया. अगर दे दिया हमेशा के लिए देते तो फिर वो लीज पे नहीं होता, फिर वो अंडर अकाउंट फॉर हो रहा होता IAS 16 के हिसाब से, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के हिसाब से, 40 के हिसाब से. अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो दे शुड बी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एंड एज वेल एज एक्सचेंज, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन. वही आपको कोई आपको पैसे दे रहा होगा, जब भी आप अपनी चीज़ उसको इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, उसको किसी टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहे, देर शुड तो इन इन रिटर्न इन एक्सचेंज देर शुड बी समथिंग दैट इज कंसिडरेशन. हमें सामने वाले लेसी से कोई ना कोई पैसे मिल रहे होंगे जब भी आप अपनी चीज़ उसको किसी टाइम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए उसको दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए. सो द मेन डेफिनेशन इज के अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट that conveys a right to use of an underlying asset for a period of time in exchange for consideration. फिर हमारे पास क्या चीज़ है बेसिक से कि भाई लेसर कौन है, जो कि हमें राइट टू यूज़ का हक दे रहा है. मतलब दैट राइट टू यूज़ प्रोवाइड कर रहा है और क्या ले रहा है इन एक्सचेंज में कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है. ठीक है, राइट टू यूज़ हमें दे रहा है और उसको बदले में एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन मिल रहा है. तो फिर लेसी को क्या हो रहा होगा भाई, लेसी को राइट टू यूज़ रिसीव हो रहा होगा, दैट इज ऑब्टेन राइट टू यूज़. और फिर इन एक्सचेंज में क्या कर रहा होगा ये भाई साहब क्या दे रहे होंगे, कंसिडरेशन कर रहे होंगे, ट्रांसफ़र क्या कर रहे होंगे, कंसिडरेशन कर रहे होंगे. राइट टू यूज़, ये जो हमने पढ़ा है भाई राइट टू यूज़, ऊपर जो डेफिनेशन में पढ़ा है कि राइट ऑफ यूज़ एसेट, ये क्या है भाई हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट किसके लिए पर्टेनिंग है, किसके लिए पर्टेनिंग होगा, ये लेसी के लिए, क्योंकि लेसी को राइट टू यूज मिल रहा है, लेसर को नहीं. लेसर तो राइट टू यूज दे रहा है. किसके लिए ये राइट टू यूज की डेफिनेशन बनती है, लेसी के लिए, कि उसको इस्तेमाल करने का हक मिल रहा है. तो राइट टू यूज एसेट किसके लिए रेलिवेंट है, लेसी के लिए. तो राइट टू यूज एसेट इज द लेसीज राइट. लेसी का हक है भाई इस्तेमाल करने का, is a lessee's right to use an underlying asset. For, या फॉर लिख दें या ओवर दी लीज टर्म. ठीक हो गया. अच्छा, अच्छा अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, दैट इज़ अ रिकग्निशन पीरियड की. वो रिकग्निशन कैसे करना है कि भाई ये फाइनेंस लीज ही है या ऑपरेटिंग लीज है. तो IFRS 16 क्या बोलता है, IFRS 16 कहता है कि IFRS 16 leases requires lessees to recognize an asset and liability for all leases. हर लीजेस जो आप कर रहे होंगे उसको क्या करना है, लेसी को रिक्वायरमेंट क्या है भाई, आप अपनी हर लीज को या जो भी आप क्या कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे लीज, सारे इसको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे अगर लीज के, तो उसको लीज रिकग्नाइज करे. अनलेस, फॉर ऑल लीजेस, अनलेस they are short term, or of a minimal value, ठीक है.
हमारे पास एक्सेप्शन क्या है कि भाई हमारे पास दो तरीके, या तो जो लीज हो रही है या तो वो फाइनेंस लीज हो रही होगी, या आपके पास वो ऑपरेटिंग लीज हो रही होगी। तो IFRS 16 बोलता है ऐसे को कि भाई आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो लीज के, वो एज अ फाइनेंस लीज ही ट्रीट करो, अनलेस अनलेस अगर वो लीज शॉर्ट टर्म है, अगर वो लीज शॉर्ट टर्म लीज है, या अगर वो जो आप जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ का एसेट लीज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो कोई छोटी वैल्यू का है, या वो कोई छोटी वैल्यू का है। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड बोलता है डिपेंड्स कि भाई आप किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि वो चीज़ किसी चीज़ के लिए छोटी है, किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए बड़ी होगी। वो डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड की कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताता या कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बताता कि मिनिमल वैल्यू वाली चीज़ या मिनिमल वैल्यू वाला एसेट क्या चीज़ है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें, सबसे पहले क्या है, हमारे पास शॉर्ट टर्म है और एक हमारे पास मिनिमल वैल्यू है। अब ये शॉर्ट टर्म क्या चीज़ है हमारे पास, अगर आपके जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लीज का, इफ द लीज इज अ शॉर्ट टर्म, मतलब कि क्या है भाई, अगर वो लीज 12 महीने से कम की है, किस दिन, एट द इंसेप्शन डेट, जिस दिन आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट में गए हो, अगर वो जिस चीज़ की आप लीज कर रहे हैं वो 12 महीने या 12 महीने से कम की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसका पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने या 12 महीने से कम का है, तो आप इन दिस सिनेरियो क्या कर रहे होंगे, फिर आप उसको एज अ फाइनेंस लीज एज अ ट्रीट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंस लीज के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें लाइबिलिटी भी दिखानी होगी और हमें अपनी बुक्स के अंदर राइट टू यूज एसेट भी रिकग्नाइज करना है। जिस चीज़ को हमने लीज किया है, फॉर एग्जांपल कोई एसेट को हम लीज पे लेके आते हैं, तो जो हमें उसको पूरे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पैसे देने हैं, तो हम उसकी लाइबिलिटी रिकग्नाइज करते हैं, और ऑन दिस अदर हैंड हम अपने बुक्स के अंदर एक एसेट रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई चीज़, जिस चीज़ को आप लीज पे ले रहे हैं, अगर वो 12 महीने या 12 महीने से कम की है, तो फिर आप उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स में ना जाए, उसको लाइबिलिटी भी दिखाएं, उसको एसेट भी दिखाएं। इससे अच्छा आप उसकी बेहतर क्या करें, एक सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट कर दें, मतलब कि उस एसेट को ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अपनी बुक्स पे दिखा दें, मतलब अपनी बुक्स के अंदर एज एन एक्सपेंस दिखा दें। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई 1000 रुपये की चीज़ ली है, लेकिन उससे बेनिफिट मुझे 12 महीने तक मिल रहा है, मैंने 12 महीने के मुझे उसको टुकड़े टुकड़ों में करके पैसे देने हैं, तो मैं उसको डिवाइड बाय 12 कर दूँ और अपने हर महीने के अंदर एक एक्सपेंस बुक दिखा दूँ अपनी बुक्स के अंदर। अगर मैं समझे फॉर एग्जांपल मैंने कोई 1200 रुपये की चीज़ ली है, ठीक है, और मुझे उसकी हर महीने 12 महीने 120 रुपये की पेमेंट है, अपने मैं ये तो नहीं करूँगा ना कि 120 की लाइबिलिटी भी दिखाऊँ, 120 का एसेट हर बुक अपनी बुक्स में दिखाता रहूँ, हर महीने 120, उसकी कोई कंपाउंडिंग हो रही हो या कोई उसकी इंटरेस्ट पेमेंट जा रही हो। इससे बेहतर है आपको टोटल 1200 देने, आप उसको 12 महीने तक देने, डिवाइड बाय 12 कर दो, अपनी बुक्स के अंदर आप 120 का हर महीने एक्सपेंस बुक कर दो। सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट करें, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करें। अगर आपका लीज टर्म 12 महीने या 12 महीने से कम का है, और इसी तरह अगर आपका एसेट जो कि आपने लीज पे लिया है, अगर कोई आपने एसेट जो कि अपना लीज पे लिया है विच इज़ ऑफ लो वैल्यू, अगर वो लो वैल्यू का है, तो इन दिस केस ऑल्सो हमें क्या करनी है, सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट, दैट इज हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करना है। हमें अपनी नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बेसिस जो मैंने ऊपर बताया इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अगर वो एसेट 12 महीने या 12 महीने से कम का हो, या अगर वो लो वैल्यू का हो। अच्छा, हमने क्या बोला भाई, लो वैल्यू क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने तो ऐसा नहीं बताया, कोई वैल्यू तो डिसाइड नहीं की कि अगर वो फॉर एग्जांपल 10 साल पहले स्टैंडर्ड आया, उसने बोला भाई 1 लाख रुपए की चीज़ लो वैल्यू है, वो 10 साल बाद बार बार रिवाइज तो नहीं करेंगे ना हर साल। 10 साल पहले वो लाख रुपए बोल देते हैं, फिर 10 साल बाद बोलेंगे 1 मिलियन हो गया, फिर 10 साल बाद हर बार रिवाइज तो नहीं करेंगे ना पूरा स्टैंडर्ड इस चीज़ के लिए कि भाई वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। तो ये वाली चॉइस इज डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ लो वैल्यू है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं आपके पास, टैबलेट्स है या कोई आईपैड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है टैबलेट्स या क्या कहते हैं आईपैड दे रहा है, अब वो इसको, अगर वो बिलियंस की कंपनी, मतलब मैं कहूँ 100 बिलियन की कंपनी है वो, और ये एसेट कितने का होगा, मेरे ख्याल से $800 का होगा,
या $1,000 का होगा, तो इसको वो एज एन एसेट रिकग्नाइज करेंगे या एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होंगे। तो अगर वो इस चीज़ की अकाउंटिंग, लीज की अकाउंटिंग करने चलेगा, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हमारा कह रहा होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ बेनिफिट का भी एनालिसिस करना है कि भाई हमें कोई हमारे लिए बेनिफिट है कि इसको एज एन एसेट ट्रीट करें, या उसको हमारे लिए इतना वर्दी है कि हम उसको एज एन एसेट दिखाएं। जो चीज़ जितना टाइम उसके हम अकाउंटिंग करने में दिखा रहे हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन करने में दिखा रहे हैं, वो उतना बेनिफिट देगा भी कि नहीं। तो हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हिसाब से भी देखना है कि चीज़ें कि भाई हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो भाई उनके लिए एज एन नॉर्मल, इसको अगर लीज पे भी लिया उन्होंने 1 साल की, तो वो क्या करेंगे, एज एन ऑपरेटिंग लीज करके उसको एक्सपेंस ट्रीट करके सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट कर देंगे। इसी तरह अगर कोई क्या कहते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ले रहे हैं अपनी कंपनी के, क्या ले रहे हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ले रहे हैं, तो डिपेंड कि भाई क्या चीज़ ले रहे हैं। अगर वो एसी लगा रहे हैं, कोई फर्नीचर ले रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो मिनिमल वैल्यू का है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई $1 बिलियन मिलियन डॉलर की है, तो उनके हिसाब से तो लो वैल्यू एसेट है। तो फिर वो उसके लिए क्या कर रहे होंगे, एक बेसिकली सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे। अगर कोई कंपनी, अगर मैं कहूँ उस कंपनी की जो वैल्यू है, अगर मैं कहूँ 10 मिलियन है, या 10 मिलियन अगर पाकिस्तान के हिसाब से कहूँ 1 करोड़ रुपए है, और अगर वो कोई चीज़ ले रहे हैं 1 लाख रुपए की, तो उनके लिए हो सकता है फिर वो कोई चीज़ मटेरियल हो, उनके लिए हो सकता है उस कंपनी के लिए वो चीज़ मटेरियल हो। तो उनके लिए फिर वो डिपेंड करता है कि उसको वो फिर ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करे या फाइनेंस लीज ट्रीट करे। इट डिपेंड कि भाई उनके हिसाब से उसकी वैल्यू मॉनेटरी है या नहीं, मटेरियल है कि नहीं। तो इट विल डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई वो उस चीज़ को फिर एज अ मटेरियल ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए मटेरियल है कि नहीं, उनके लिए बेनिफिशियल है कि उसकी अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स करें, एज अ लीज ट्रीट करें या एक सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट ट्रीट करें। ठीक हो गया। हमें ये जो डिसाइड करना है कि भाई अगर वो जो लो वैल्यू एसेट है, हमें लो वैल्यू एसेट जो है कब देखना है कि भाई ये जो लो वैल्यू एसेट जब हम खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, जब हम खरीद रहे हो, जब हम नया नया उसको परचेज कर रहे हो, तो हमें जब उस जिस एसेट को हमें देखना है ना कि इसकी लीज को लेना है या कोई सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट देखना है, तो उसकी वैल्यू हम कब देखेंगे, जब वो एसेट नया हो। जब वो एसेट नया हो, अगर वो नया होते हुए छोटी अमाउंट का है, तो फिर हम उसको एज एन ऑपरेटिंग लीज करके एक्सपेंस आउट कर देंगे। हमें ये ना हो कि हमने कोई एसेट लिया है, वो नए के बजाय हम देख ले 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है, 20 साल बाद क्या वैल्यू है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी है, अगर कोई गाड़ी है भाई, उसकी न्यू वैल्यू भी ज़्यादा होगी। आप थोड़े टाइम बाद भी देखें, अगर वो ओल्ड भी हो जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमें कोई एसेट की जब भी उसकी वैल्यू देखनी है, वो कब देखनी है, जब वो एसेट नया नया परचेज हो रहा हो, जो उसकी जिस दिन खरीद रहे हो उसकी उसकी न्यू परचेज वैल्यू क्या है हमारे पास। अच्छा, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी 12 महीने वाली, अगर हमें दिख रहा है कि भाई जो हमें ये अप्रोच मिली हुई है ना सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट वाली, हमें जो ये अप्रोच मिली हुई है किस चीज़ की, सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट वाली, तो हमें क्या इंश्योर करना है कि जो हमें उससे बेनिफिट मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे बेनिफिट 6 महीने का मिल रहा है, तो हमें इसको क्या करना होगा, 6 महीने के ऊपर एक्सपेंस आउट कर दो। तो हमें क्या करना होगा, एक सिस्टमेटिक बेसिस की अप्रोच लेनी होगी। ये ना हो कि हमें मिल 12 महीने तक बेनिफिट रहा है, मैंने इसको 6 महीने के अंदर ही एक्सपेंस आउट कर दिया। तो हमें कौन सी अप्रोच लेके चलनी है, एक सिस्टमेटिक बेसिस अप्रोच लेके चलनी है। तो हमें ये देखना है कि भाई जो हमें जिस एसेट को हम ऑपरेटिंग लीज ट्रीट कर रहे हैं, उससे हमें कब तक बेनिफिट मिल रहा है, हमें उससे कब तक बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें उसकी तरह जब तक हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें उसकी कॉस्ट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। अगर मैं कहूँ मुझे 6 महीने तक बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं इसको 6 महीने के ऊपर एक्सपेंस आउट कर दूंगा। अगर मुझे 8 महीने मिल रहा है, मैं इसको 8 महीने के ऊपर एक्सपेंस आउट करना। अगर मुझे 1 महीने ही मिल रहा है, तो मैं इसको 1 महीने के ऊपर उसको एक्सपेंस आउट कर दूँ। तो हमें क्या देखना है, एक सिस्टमेटिक बेसिस अप्रोच लेके चलनी है कि हमें उससे बेनिफिट कितना है, ताकि उससे जो बेनिफिट मिल रहा है उसका पैटर्न, एक पैटर्न बन जाए कि भाई जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना ही एक्सपेंस आउट हो रहा हो, ताकि एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन, बेहतर हमें एक फ्लो दिख रहा हो चीज़ का। अब हमारी डेफिनेशन में क्या था, राइट टू यूज़ हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि भाई वो राइट टू यूज़ हमारे पास क्या है, राइट टू यूज़ से मुराद क्या है, व्हाट इज़ राइट टू यूज़ ना।
इस पे IFRS 16 हमारे पास क्या कहता है कि भाई राइट टू यूज़ हमें क्या मिलता है। IFRS 16 हमें कहता है कि राइट टू यूज़ हमें कब मिलता है, हमें राइट टू यूज़ जब मिलता है जब हमारे पास राइट किस चीज़ का हो, द राइट टू सब्सटेंशियली all of the identified economic benefits एंड पहली बात ये लिख दी मैंने, क्या लिखी, द राइट टू सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द ओ एसेट रह गया, ऑल ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब उस एसेट से जो जो फायदे मिलने हैं, जो जो फायदे मिलने हैं, उस फायदे पे, हर एक फायदे पे हमारा हक होना चाहिए, हमारा राइट होना चाहिए उस एसेट से जो भी कमाई हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या लिए, एक गाड़ी लीज पे ली है, ठीक है, क्या लिए भाई, मैंने एक गाड़ी लीज पे ली है और मैंने लगा दी किस पे, लीज पे लेके मैं उसको चला रहा हूँ, मतलब मैं ऊबर पे चला रहा हूँ, मैं करीम पे चला रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है इन रिटर्न, उससे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो उन हर एक पैसों पे मेरा ही हक हो भाई, मैंने उसको लीज देनी है ना, मैंने उसको लीज का रेंटल देना है, मैंने समझो जिससे मैंने लेसर को हर महीने 1,000 रुपये देने, ठीक है, और मैं इस गाड़ी को रेंट पे रोज़ चला के ऊबर करीम से 10,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, मैंने उसको 1,000 रुपये देने। तो भाई इस जो 10,000 रुपये मैंने कमाए हैं, इस पे पूरा का पूरा किसका हक होना चाहिए, लेसी का हक होना चाहिए, ना कि लेसर का। ये ना हो कि लेसर बोल, ये ना कोई आपकी कंडीशन हो कि भाई लेसर बोल रहा है जितना तुम उसमें कमाओगे उसमें से 10% तो मैं लूँगा, रेंटल भी मैं लूँगा, और जितना जितना तुम 10,000 से ऊपर कमाओगे तो उससे मैं 20% उसमें लूँगा। तो जितना भी बेनिफिट मिल रहा है उस एसेट से उस पे जितना भी उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उस पे पूरा का पूरा किसका हक होना चाहिए, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट पे हक किसका होगा, लेसी का, ना कि लेसर का। लेसर का कोई हक नहीं होगा, ना सिर्फ और सिर्फ लेसी का हक होना चाहिए। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, द राइट द राइट टू डायरेक्ट द राइट टू डायरेक्ट द आइडेंटिफाइड एसेट यूज। मतलब कि क्या भाई, मैंने फॉर एग्जांपल कहा है, क्या कहा है, मैंने एक प्रॉपर्टी ली, इक्विपमेंट लिया है, मतलब कि जिससे मैं क्या बनाता हूँ, एसेट लिया जिससे मेरे बनते हैं कैलकुलेटर। तो भाई मैं डिसाइड करूंगा ना कि मैंने कौन सा कैलकुलेटर बनाना है, मैंने उससे कितने कैलकुलेटर बनाने हैं, उस इक्विपमेंट से मैंने कितने कैलकुलेटर बनाने हैं, या लेसर डिसाइड करेगा कि भाई तूने इसका किसका शेप क्या रखना है, इसका क्या बटन कहाँ पे लगाना है, या इस एसिड से कितना एसिड वो कैलकुलेटर बताने हैं, या उस एसिड से कौन सा शेप डालना है, उस जो भी एसेट से मुझे बनाना है उसका डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट यूज को किस तरह इस्तेमाल करना है वो लेस ही डिसाइड करेगा। भाई मैंने तुम्हें रेंटल देना है, तुम रेंटल से मतलब रखो, ये तो नहीं होगा तुम मुझे बताओगे मैंने इससे क्या बनाना है, मैं इससे कितना क्या बनाऊंगा, किस तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से मोल्डिंग करूंगा, किस तरीके से चीज़ से, किस तरीके से उसमें से क्या चीज़ निकालूंगा। डिपेंड किस पे करेगा भाई, लेसी पे डिपेंड करेगा कि भाई उसको किस तरीके से क्या चीज़ बनानी है उस एसिड से, ना कि लेसर। तो जो भी उस एसिड का यूज़ होगा वो कौन डिसाइड करेगा, लेसी डिसाइड करेगा, ना कि लेसर। तो अगर हमें देखना है कि भाई उस चीज़ का हमारे पास राइट टू यूज़ है, उस एसिड का हमारे पास राइट टू यूज़ है, तो हमें क्या चीज़ देखनी होगी, हमें दो चीज़ देखनी है कि भाई उससे जितना भी बेनिफिट मिल रहा है वो लेसी के पास है, उसका राइट, उसका हक लेसी के पास है कि या नहीं। दूसरी चीज, उस एसेट को इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो कौन डिसाइड करता है, लेसर डिसाइड करता है या लेसी डिसाइड करता है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि डिसाइड करने के लिए राइट टू यूज़ की ये दो चीज़ें मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। अब एक एक्सेप्शन क्या है भाई, अब एक्सेप्शन बोल रहे हैं या एक क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, क्या होती है भाई, वो ये होती है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट ऑफ द एसेट can still exist if the lesser puts restrictions on its use within a contract within a contract। अच्छा,
अब जैसे कि भाई मैं कहूँ कि भाई मैंने एक लेसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं यूज़ एक एसिड का यूज़, एक एसिड का मैंने लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया लेसर के साथ, लेकिन उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए उस कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया लीज का तो उस लेसर ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज लिख दिया है, एक बात लिख दी है जो कि एक स्पेसिफाइड एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो रही है एसिड की। अब वो क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने मैंने कोई क्रेन ली है, क्या लिए? क्रेन लिए। भाई क्रेन होती है ना जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, कि इक्विपमेंट ऊपर पहुंचाने के लिए काफ़ी काफ़ी जैसे कि अगर हमें कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, 50 फ्लोर्स की बनानी है, 60 फ्लोर की बनानी है, तो हमारे पास आपने देखा होगा एक क्रेन होती है ऊपर लगी हुई, जो कि इक्विपमेंट पूरा नीचे ग्राउंड से लेके 50 फ्लोर पे लेके आ रही होती है। तो मैंने एक वो क्रेन किस पे लिए? लीज पे लिए। अब उसने जब मैंने लीज पे ली, जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लेसर ने जो जो चीज़ मुझे वो क्रेन लीज पे दे रहा था, उसने ये बात लिखी कि भाई अगर विंड का प्रेशर है, अगर वो विंड का प्रेशर कितना है, 150 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता फिजिक्स का क्या लॉ है, क्या रूल है। मैं कहूँ कि भाई अगर वो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, तो देर कैन बी अ रिस्क, रिस्क है या खदशा कह लें, रिस्क कह लें, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई हो सकता है वो क्रेन गिर जाए, क्योंकि एक हवा का फ्लो इतना हो रहा होता है और आपकी जो क्रेन है बिल्कुल ऊपर, दायरे बिल्कुल ओपन एयर में लगी हुई होगी। ये तो नहीं है हर जगह बिल्डिंग से आपकी हवा रुक गई होगी। आप 50 फ्लोर की हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो तो आप बिल्कुल हवा के अंदर होगी, तो देयर कैन बी रिस्क कि भाई वो गिर जाए। आप कब तक, उसने बोला कि भाई अगर तो विंड की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर है या उससे कम है, या उससे कम है, जब 150 किलोमीटर पर आवर से कम है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ उस वक्त कर रहे होंगे जब इतनी तेज़ हवा चल रही हो, देयर कैन बी अ रिस्क कि भाई वो गिर जाए, कुछ हो जाए, या ऑपरेशनल के अंदर उसकी कोई इनएफिशिएंसीज आ सकती है। तो वो आपको क्या बता रहा है कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है एक तरीके से, वो आपको स्कोप बता रहा है उस एसेट को इस्तेमाल करने का, कि भाई वो आपके लिए ही बता रहा है कि भाई आपने एसेट लीज पे लिया है, लेकिन आपको उसको पता होना चाहिए कि इस एसेट को भी किस तरह इस्तेमाल करना है। कि थोड़ी कि भाई भले 200 किलोमीटर चल रही हो, 400 किलोमीटर चल रही हो, भाई मैंने तो एसेट लीज पे ले लिया, मेरी मर्जी मैं जिस तरह भी चलाऊँ। तो एसेट चलाने का भी तरीका है, ये नहीं कि आप उसको उसके एसेट को ही रिस्क पे डाल दे कि भाई वो 150 किलोमीटर उसने बोला मैं तो 200 पे चलाऊंगा क्योंकि मुझे अपना काम करना है। तो हर चीज़ का तरीका होता है इस्तेमाल करने का। तो एक एग्जांपल मैंने आपको इस तरह दी। दूसरी एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि भाई आपको एक कोई शिप मिली है, आपने एक लीज पे शिप ली है, अपने कार्गो के लिए ली है या कोई भी फिशिंग के लिए ली है, तो उसमें एक आपको उसने क्या बता दिया कि भाई अगर पानी की जो वेव्स हैं, जो समंदर की लहरें हैं, अगर वो इतनी ऊंचाई से बढ़ना शुरू हो जाए तो आप अपनी शिप को इस्तेमाल ना करें। हो सकता है भाई कलट जाए, उलट जाए, कुछ हो जाए, कोई रिस्क हो जाए। तो उसने क्या कहते हैं कि स्कोप बता दिया कि भाई ये शिप की ताकत है कि इतनी इतनी ऊंची वेव को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इतनी लिमिट से ऊपर जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करी होगी, आपके ऊपर रिस्क आ जाएगा, एसिड के ऊपर रिस्क हो जाएगा। तो उसने आपको एक रिस्ट्रिक्शन, एक तरीके से आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी या स्कोप बता दी कि ये एसिड इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, इसके ऊपर नहीं जाना। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये चीज़ें क्या कर रही है डिफाइन। तो these restrictions define the scope of a lessee right to use rather than preventing from directing the use। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भाई वो इस्तेमाल किस तरीके से करना है, वो आपको इस्तेमाल करने से रोक नहीं रहा, वो आपको बता रहा है कि आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो देर इज अ डिफरेंस कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये आपको इस एसेट का इस्तेमाल करने का स्कोप बता रहा है, ना कि उसको इस्तेमाल करने से रोक रहा है। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। तो हमें एक चीज़ ये समझ आ गई। दूसरा, हमारे पास एक और चीज़ क्या लिखी हुई थी भाई स्टैंडर्ड के अंदर, हमने क्या पढ़ लिया, राइट टू यूज़ हमने देख ली क्या चीज़ होती है। फिर उसने बोला था अंडरलाइंग एसिड क्या होता है भाई। अब अंडरलाइंग एसिड क्या है हमारे पास, आईएफआरएस 16 कहता है, क्या कहता है भाई आईएफआरएस 16,
अच्छा, IFRS 16 कहता है, IFRS 16 says that a customer does not have a right to use of an identified asset. वो अंडरलाइंग एसेट हो या आइडेंटिफाइड एसेट हो, एक ही बात है, ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट इफ द सप्लायर है, ये सप्लायर कौन है भाई, लेसर है, इफ द सप्लायर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू substitute the asset for an alternative, and if would be economically beneficial for them to do so. अच्छा, अब इस चीज़ का मतलब क्या है, IFRS 16 कहता है कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट टू यूज़ होना चाहिए, किस चीज़ का, एक आइडेंटिफाइड एसेट, एक स्पेसिफाइंग एसेट या अंडरलाइंग एसेट का, कि भाई हमें पता हो एसेट क्या चीज़ है। अगर जिस बंदे ने, जिस लेसन ने, जिस सप्लायर ने आपको वो एसेट लीज पे दिया है और बदले में आपको थोड़े दिन बाद बोलता है यार वो वाला एसेट दे दो, मुझसे दूसरा एसेट ले लो, और वो उसके लिए क्या हो, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, सब चीज़ों का, कि इतनी चीज़ें में क्या बातें हो रही है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, मैंने आज एक गाड़ी ली है, गाड़ी क्या ली है, लीज पे ली है। कौन सी ली है भाई, मैंने उससे ये गाड़ी ली है, ग्रैंडे लीज पे ली है, ठीक है, ग्रैंडे, करोला ग्रैंडे लीज पे ली है। कितने की लीज पे ली है उसने, समझे, मैंने उससे ली है 40,000 पर मंथ के हिसाब से, कि भाई मैंने उसको 40,000 पर मंथ का उसको रेंटल दे के फारिग करना है। 3 साल के लिए मैंने उसको लीज पे ली है। 2 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, वो बंदा मुझसे कहता है कि भाई एक काम करें, आप मुझसे ग्रैंडे दे दें मुझे, सही है, आप मुझे ग्रैंडे दे दें, आप मुझसे एल्टिस 1.6 मुझसे ले लें उसी रेंटल पे। क्या ले लें, आप मुझसे एल्टिस 1.6 ले लें मुझसे इन एक्सचेंज में, उसके बदले उसने मुझे क्या दे दिया, उसका ऑल्टरनेटिव दे दिया। क्या दे दिया भाई उसने मुझे, ऑफन सप्लाई द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द एसेट फॉर एन ऑल्टरनेटिव। उसने मुझे उसका क्या दे दिया, 40,000 रुपये ग्रैंडे के बजाय उसने मुझे बोला एल्टिस 1.6 आप मुझसे ऑल्टरनेटिव पे ले लो। अच्छा ठीक है भाई, मैंने ले ली, तो इससे लीजर लेसर को क्या फ़ायदा है, सप्लायर का क्या फ़ायदा है भाई, उसने वो क्या किया, ग्रैंडे आपसे लेके 40 के बजाय 50 पे लीज पे दे दी तीसरे बंदे को। उसके लिए तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, क्योंकि भाई जो चीज़ ने पहले 40 पे लीज पे दी हुई थी, अब उसकी डिमांड बढ़ गई है, लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है कि भाई मुझे ग्रैंडे ही चाहिए, तो उसने आपसे क्या किया, लीज पे जो गाड़ी दी हुई थी ग्रैंडे वो वापसी ली, आपको एल्टिस 1.6 पकड़ाई, और तीसरे बंदे को ज़्यादा अमाउंट पे वो ग्रैंडे लीज कर दी, और आपको उसी अमाउंट पे एल्टिस 1.6 पकड़ा दी। तो सप्लायर के लिए क्या है भाई, उस सप्लायर के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल था, उसने आपको ऑल्टरनेटिव पकड़ाया और उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, तो उसने आपको दूसरी गाड़ी पकड़ा के वो वाली गाड़ी ज़्यादा पैसों में दे दी ताकि उसको बेनिफिट ज़्यादा हो। तो अगर ये सिनेरियो है, अगर आपके एसेट के अंदर, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एसेट स्पेसिफाइड है ही नहीं कि भाई आप कौन सी गाड़ी लीज पे ले रहे हैं, अगर वो स्पेसिफाइड नहीं था कि भाई, जो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें ये स्पेसिफाइड नहीं था कि भाई मैं आपसे ग्रैंडे 1.8 एल्टिस क्रोस्ट्रॉनिक ले रहा हूँ लीज पे, उस पर लिखा हुआ था कि भाई मैं आपसे करोला ले रहा हूँ। भाई देखिए, करोला के अंदर तो 4 वेरिएंट है ना, उसने क्या लिखा था लीज के अंदर, भाई मैं आपको करोला दे रहा हूँ। अब वो करोला कौन सी, ग्रैंडे दे रहा है, एल्टिस दे रहा है, उसमें नहीं था, उसने आपको ऑल्टरनेटिव पकड़ा दिया एल्टिस 1.6, क्योंकि उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल था सप्लायर के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। अगर ये सिनेरियो है तो भाई वो तो हर थोड़े दिन बाद फिर आपसे एल्टिस 1.6 लेके आपको 1.3 दे देगा ऑटोमेटिक में, फिर ऑटोमेटिक लेके मैनुअल दे देगा आपको 1.3 में। तो आपके पास अगर स्पेसिफाइड एसेट है ही नहीं, तो मतलब आपके पास उस एसेट का राइट टू यूज़ एसेट है ही नहीं, आपके पास उस स्पेसिफाइड एसेट का राइट टू यूज़ है ही नहीं,
तो द एसेट शुड बी स्पेसिफाइड कि भाई कौन सा एसेट आपने लीज पे लिया है, क्या चेसिस नंबर है उस गाड़ी का, क्या मॉडल नंबर है, क्या वेरिएंट है, इट शुड बी एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड। हाँ, अगर वो मुझसे कहता है कि भाई आप मुझसे ग्रैंडे ही लेके वापसी ग्रैंडे ही दे दें, कोई मसला था उस गाड़ी के अंदर, कुछ तो समझ भी आती चीज़ कि भाई उस गाड़ी के अंदर कोई चीज़ में इशू था, वो वापसी मुझे इन ऑल्टरनेटिव सेम मॉडल सेम कलर सेम चेसिस ओ मतलब सेम मॉडल सेम वेरिएंट सेम क्या कहते हैं विथ फ्यूचर्स, आपको वही चीज़ वापसी दे रहा है, तो देर वुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि उसके लिए भी क्या फ़ायदा होगा, वो उसके लिए तो एक नुकसान ही है एक तरीके से, क्योंकि उसने उसमें गाड़ी में कोई मसला था, दूसरी गाड़ी आपको दे रहा है, उसके लिए तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर वो आपको कोई ऑल्टरनेटिव पकड़ा रहा है इसके चक्कर में और उसको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ये चीज़ करना, तो फिर इसका मतलब कि आपके पास राइट टू यूज़ आपके पास नहीं है, बल्कि अभी भी लेसर के पास ही है उस एसेट का, कि वो जब चाहे आपसे मांग लेता है, जब चाहे आपसे वापसी दे देता है। तो द एसेट शुड बी स्पेसिफाइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब इतनी चीज़ें जो भी हमने समझी है कि भाई राइट टू यूज़ क्या है, अंडरलाइंग एसेट क्या है हमारे पास, राइट टू यूज़ कैसे होगा उसके अंदर, तो हमें ये चीज़ अब इतनी डिटेल में समझने के बाद हम तीन चार, बल्कि तीन चार भी नहीं, छः सात क्वेश्चन समझते, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि भाई होता क्या है, किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है भी या नहीं। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नाम क्या भाई, रेल का था, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड अ फ्रेट कैरियर दैट इज सप्लायर प्रोवाइड कस्टमर विद द राइट टू यूज विद द यूज, बल्कि राइट टू यूज भी नहीं, सॉरी बल्कि वापसी पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड अ फ्रेट कैरियर सप्लायर प्रोवाइड कस्टमर विद द यूज ऑफ 10 रेल कार, मतलब 10 रेलगाड़ियाँ आपको दे रहा है यूज़ के लिए, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप फॉर 5 ईयर। हमें क्या दे रहा है भाई, एक मिनट रुक जाए, हाँ, फॉर 5 ईयर, तो हमें इन्होंने क्या एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, कितना, 5 साल बता दिया, पर्टिकुलर टाइप ये, ठीक है। आगे, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द रेल कार्स, उसने क्या कर दिया, स्पेसिफाई भी कर दिया कौन सी रेलगाड़ियाँ दे रहा है, उसने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड एसेट है कि भाई ये वाली रेलगाड़ियाँ दे रहा है, उसने एक बता दिया। एंड द कार्स आर ओन्ड बाय सप्लायर, ठीक है। कस्टमर डिटरमाइन व्हेन वेयर एंड विच गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द कार, मतलब हमारे पास डायरेक्ट टू यूज़ है, मतलब हम डिसाइड करेंगे, कस्टमर डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ उस रेलगाड़ियों में भिजवानी है, कब भिजवानी है, कहाँ से भिजवानी है। कस्टमर डिटरमाइंस व्हेन वेयर एंड विच गुड आर टू बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग द कार्स, ठीक हो गया। when the cars are not in use that are kept at customer premises, मतलब जब वो इस्तेमाल में भी नहीं है तो वो कस्टमर के पास ही, ना कि सप्लायर के पास वापसी चली गई, ठीक हो गया। कस्टमर कैन यूज़ द कार फॉर अनदर पर्पज, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज इफ़ इट सो चूज, मतलब वो हर तरीके से उसके पास डायरेक्ट टू यूज़ कस्टमर के पास है कि भाई अगर उसको कोई चीज़ सामान भी नहीं भिजवाना, तो वो खड़ी खड़ी रेलगाड़ियों के अंदर भी अपना स्टोरेज कर सकता है सामान को, ठीक हो गया। However, the contract specifies the customer cannot transport particular types of cargo, for example explosive। जाहिर है भाई रेलगाड़ियों के अंदर कुछ बारूद और क्या कहते हैं बॉम्ब वगैरह तो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये चीज़ आपको स्कोप बता रही है उस एसिड का कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि आपको रोक रहा है इस्तेमाल करने से। If a particular car need to be serviced or repaired, supplier is required to substitute a car of the same type। अगर वो उस गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कोई उस एक पर्टिकुलर रेलगाड़ी, मतलब 10 डब्बे दिए उसने रेलगाड़ी के, उसमें से एक कोई जाना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो वो आपको सेम टाइप का ही वापसी दे रहा है, मतलब इन ऑल्टरनेटिव भी सेम टाइप के लिए दे रहा है, मतलब इट विल नॉट बी अ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द सप्लायर, क्योंकि उसको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव उसी पर्टिकुलर चीज़ का ही देना है, उसी पर्टिकुलर टाइप फीचर्स का ही देना है। Otherwise, and other than a default by customer, supplier cannot retrieve the car during the 5 year period। मतलब कि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं किया, क्योंकि 5 साल के लिए लीज पे लिया उसने, अगर वो 5 साल तक नॉर्मल उसकी रेंटल पेमेंट दे रहा है, तो वो सप्लायर उससे वो चीज़ वापसी ले नहीं सकता, उसकी चीज़ों पे कब्जा नहीं कर सकता, उस 10 गाड़ियों पे, उस 10 रेलगाड़ियों पे कब्जा नहीं कर सकता। खाली कब कर सकता है, अगर उस कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर गया, मतलब वो पेमेंट्स ना दे रहा हो, ठीक हो गया। और क्या लिखा हुआ है इसने, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर सप्लायर टू प्रोवाइड एन इंजन एंड अ ड्राइवर व्हेन रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर।
सप्लायर कीप द इंजन एट इट प्रेमिसेस एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर डिटेलिंग कस्टमर रिक्वायर्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। मतलब कि भाई देखो 10 गाड़ियाँ हैं ना, 10 रेलगाड़ियों का डब्बा है, 4 5 6 7 8 9 10। और आगे कौन है भाई, मेन डब्बा सप्लायर के पास है, मतलब कि जो इंजन चला रहा है आगे। तो वो चीज़ इंजन चलाना सप्लायर के पास है, ये डब्बे तो उसके पास ही है ना, कस्टमर के पास जिसने लीज पे लिए। जब उसको सामान कोई पहुंचाना होता है तो भाई वो सप्लायर को बोलता है कि भाई अपना रेलगाड़ी वाले को भेज दो, मुझे सामान पहुंचाना है। वो सामान रेलगाड़ी वाले अपने इंजन वाले को बोल दे कि भाई ये सामान लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सप्लायर इंजन उसने लीज पे नहीं लिया, उसने डब्बे लीज पे लिए, ठीक है। Supplier can choose to use any of the number of engine to fulfill each of the customer's requires, and one engine could be used to transport not only customer goods but also the goods of other customers. That is, if other customer requires the transportation of good to destination close to the destination required by customer and within a similar time frame, supplier can choose to attach up to 10 भाई देखें, मतलब क्या है भाई, देखिए ये जो डब्बा है ना, अब ये डब्बा 100 लेके जा सकता है, सही है, 100 लेके जा सकता है। हमने कस्टमर 1 है समझे, हमने 10 डब्बे रेल पे लिए ना, हमने 10 रेल के डब्बे लीज पे लिए। बाकी ये जो इंजन है वो 100 की उसकी कैपेसिटी है। तो भाई अगर कोई दूसरा कस्टमर है जिसने अलग 10 डब्बे लीज पे लिए हो, किसी ने 40 डब्बे लीज पे लिए हों, किसी ने 20 डब्बे लीज पे लिए हो, और वो उसी जगह ही जाना है, उनको भी उसी जगह ही ट्रांसपोर्ट करना है, तो भाई वो सप्लायर तो यही बोलेगा ना कि भाई मैं 100 डब्बे ही लेके जाऊंगा मैं, मतलब 100, ये तो नहीं ना मैं जब तुम कहोगे भाई चारों बंदों को एक एक जगह पे लेके जाना है, लेकिन तुम बोलोगे नहीं भाई मेरे ही 10 डब्बे लेके जाओ, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे साथ 90 डब्बे और जाए। तो आपने 10 डब्बे लीज पे लिए, आपने पूरे 100 डब्बे लीज पे नहीं लिए। तो आपको ये नहीं है कि आप उसको सप्लायर को डायरेक्ट करेंगे कि भाई वो आप अपने दूसरे लीज हम वालों को मना कर दें, नहीं नहीं मेरे साथ कोई डब्बे अटैच होके नहीं जाएंगे। आपने अपने 10 डब्बे लीज पे लिए हैं और बाकी 90 डब्बे वो भी लीज पे, और अगर आप सेम जगह पे जा रहे हैं तो वो 100 की कैपेसिटी है, वो 100 को अटैच करके लेके जा रहे हैं। तो ये आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आपके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर रहा है कि कैसे। उसने जब बोला है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 बजे कोई चीज़ लेके जानी है, तो अगर कोई जिनके पास 20 डब्बे लीज पे, उनको भी उसी जगह पे जाना है, तो आपके टोटल 30 डब्बे चले जाएंगे उस रेल से अटैच होकर, आपके भी 10 जा रहे हैं, 20 किसी और के भी जा रहे हैं। ये नहीं कि उन 20 की भी आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, सब अपनी कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे, लेकिन उसने एक नॉर्मल बात बोली हुई बस, इसमें कोई घुमाया फिराया नहीं किसी चीज़ के अंदर। तो अब हमें इस चीज़ से क्या स्पेसिफाई हो रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से क्या है भाई, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाइनेंस लीज है, ठीक है। क्यों है, हमारे पास राइट टू यूज़ है, हाँ है, पहली बात। हमारे पास स्पेसिफाइड एसेट है, हाँ है, 10 रेल के डब्बे हैं और फर्स्ट स्पेसिफाइड ऑफ पर्टिकुलर टाइप हमारे पास हैं। हमारे पास टाइम पीरियड है, हाँ 5 साल का टाइम पीरियड है हमारे पास। सो अब जवाब क्या है कि भाई हमारे पास 10 आइडेंटिफाइड रेल के डब्बे हैं, वो एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है कि कौन से टाइप के हैं। हमारे पास सप्लायर ने बताया है कि भाई हम एक्सप्लोसिव नहीं लेके जा सकते, तो इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज, बट इट टेल्स अबाउट द स्कोप ऑफ द एसेट, कि आपको किस तरीके से एसेट उसमें क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि आप बम बारूद उसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आपको स्कोप बताया है, तो दैट मीन इट हैज़ अ लीज, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। दूसरी बात, हमारा एसेट सब्सिट्यूट हो सकता है ऑल्टरनेटिव के साथ, कब, जब हमें कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वो देना हो पर्टिकुलर रेलगाड़ी, लेकिन इन एक्सचेंज में हमें सेम टाइप का ही डब्बा वापसी मिल रहा है, ना कि कोई ऑल्टरनेटिव। हमें ऑल्टरनेटिव नहीं, हमें एक्सचेंज में सेम टाइप का ही डब्बा मिल रहा है। तो इट डजेंट मीन दैट हमारे पास उस एसेट का राइट टू यूज़ नहीं है, हमारे पास है, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव के अंदर सेम ही डब्बा मिल रहा है, मतलब कलर चेंज हुआ हुआ या ये नहीं, पर्टिकुलर टाइप का ही डब्बा मिल रहा है। ये नहीं हो कि आपको पहले एसी वाला मिला हुआ था या आपको नॉर्मल इकोनॉमी क्लास का डब्बा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। सही। तो दिस शोज that customer has the right to obtain substantially all of the economic benefit from the use of that 10 rail cars over a 5-year period, or customer has the exclusive use of the car throughout the period of use। और क्या क्या सामान बेचना है, कब बेचना है, सब दिस शो कि आपके पास उस पर राइट टू यूज़ है, उससे सारे बेनिफिट, कि आपको स्टोरेज के लिए रखना है या आपको सामान भिजवाना है, तो हमारे पास सारी चीज़ों का हक है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको एक प्रोएक्टिव, क्या कहते हैं, आपको एक स्कोप बताया एसेट का, ना कि आपको उससे रोक रहा है चीज़ों का।
और जो बताया है कि वो आखिरी वाला पार्ट जो सप्लायर वाला था कि उसके पास वो रेलगाड़ी का डब्बा उसके पास है, तो वो क्या है भाई, उसके पास इंजन है सप्लायर के पास, लेकिन वो ज़रूरत है उन रेलगाड़ियों के चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पास, सप्लायर के पास ये हक नहीं है कि वो आपके जो 10 रेलगाड़ियाँ हैं उस पर क्या लेके जाना है, कब लेके जाना है, वो डिसाइड नहीं कर रहा सप्लायर। वो सिर्फ आपका काम कर रहा है किस चीज़ का, रेलगाड़ी चलाने का। उसका इंजन क्या है, रेलगाड़ी के डब्बे खींचने का, सिर्फ उसके पास वो चीज़ है, ना कि आपके 10 रेल डब्बा के किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो इन दिस केस देयर इज अ लीज। तो हमारे पास पहला सवाल इस चीज़ का कंप्लीट हो गया। अगर किसी को इसके आंसर्स भी चाहिए हो तो आप मुझे क्या कर रहे होंगे, टेक्स्ट कर देंगे, तो मैं आपको इसके आंसर जो लिखे हुए हैं वो भी भेज दूंगा। अब मैं इतने अगर आंसर लिखने बैठ गया ना तो ये मेरे ख्याल से 10 दिन का लेक्चर भी शायद 20-30 दिन में चले जाए। पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आंसर इस तरह से पूरा नहीं लिख रहा हूँ। हमारे पास दूसरा क्या है भाई, कॉफ़ी कंपनी है। अब इस कॉफ़ी कंपनी में क्या है, अ कॉफ़ी कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ एयरपोर्ट ऑपरेटर सप्लायर टू यूज अ स्पेस इन द एयरपोर्ट टू सेल इट्स गुड फॉर अ 3 ईयर पीरियड। कॉफ़ी कंपनी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, टू यूज़ अ स्पेस लिखा हुआ है, कोई एक जगह। तो ये जो जगह है ये स्पेसिफाइड नहीं है, मेरे ख्याल से शायद स्पेसिफाइड नहीं है फ़िलहाल अभी। और फॉर अ 3 ईयर पीरियड, कितने साल के लिए, हाँ पीरियड डिफाइन कर देगी भाई, 3 साल का है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब एक एट्रीब्यूट बता दिया है जगह का, क्या बताया है कि भाई कितनी स्पेस है, मतलब कि अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब 10 स्क्वायर फीट है, 15 स्क्वायर फीट है, ये आपको बता दिया है, सही है। एंड दैट द स्पेस मे बी लोकेटेड एट एनी वन ऑफ द सेवरल बोर्डिंग एरियाज विद इन द एयरपोर्ट। मतलब जो लोकेशन है वो सेवरल है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट पे 50 बोर्डिंग एरियाज है, मतलब एमिरेट्स का अलग बना हुआ है, एयर सियाल का अलग बना हुआ है, फ्लाई जिना का अलग बना हुआ है, कतर एयरलाइंस का अलग बना हुआ है, ब्लू एयर ब्लू का अलग बना हुआ है। तो हर बोर्डिंग पे अलग जगह है, ठीक है, हर बोर्डिंग पे अलग जगह बनी हुई है। तो देर आर सेवरल बोर्डिंग एरियाज, आपको कहीं भी जगह दे देगा, उसने लिखा हुआ है ना, एट एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड द स्पेस मे बी लोकेटेड एट एनी ऑफ द सेवरल बोर्डिंग एरिया विद इन द एयरपोर्ट। सप्लायर हैज़ द राइट टू चेंज द लोकेशन। राइट टू चेंज लोकेशन है, मतलब कि हमारे पास डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। क्यों नहीं है भी बताता हूँ मैं। सप्लायर हैज़ द राइट टू चेंज द लोकेशन ऑफ द स्पेस एलोकेटेड टू द कस्टमर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। There are minimal cost to the supplier associated with the changing the space for the customer, and the customer use a kiosk that it own that can be moved easily to sell its goods. There are many areas in the report that are available and that would meet the specification of these for the space in the contract. अब देखें, मेरी एक समझे कॉफ़ी शॉप है, एक मेरे पास स्टॉल है, ठीक है। पहले मुझे उसने कौन सी लोकेशन दे दी थी, उसने मुझे एट दी मेन लोकेशन दी हुई थी, मतलब जहाँ फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एमिरेट्स का जहाँ बोर्डिंग का पास बोर्डिंग का गेट लगा हुआ है वहाँ पे मुझे उसने लोकेशन दे दी थी। तो वहाँ पे 1000 कस्टमर आते थे, ठीक है। और मैं एक स्टॉल लगा के बैठा हूँ, मेरी शॉप मेरी मतलब 50 स्क्वायर फीट की इसने मुझे जगह दी हुई थी जहाँ मेरा स्टॉल फिट होता था, मैं वहाँ पे लगा के बैठा था, मेरी सेल दबा के होती थी। अब उसने क्या किया, मुझे एमिरेट्स के बजाय कतर का जहाँ लगा हुआ है एयरवे का बोर्डिंग पास वहाँ पे भेज दिया, जहाँ के रोज़ के 300 कस्टमर जाते थे, 300 कस्टमर जा रहे हैं, और वही 50 स्क्वायर फीट की जगह दे दी है। लेकिन उसने मुझे 50 स्क्वायर फीट की जगह दी है और मेरा स्टॉल भी लग गया, लेकिन वहाँ पे मेरे कस्टमर सब कम आ रहे, सही है। तो इसके लिए हमें क्या, हमें तो 50 स्क्वायर फीट की जगह मिली, लेकिन हमें बेनिफिशियल हमारे लिए ज़्यादा है या सप्लायर के लिए ज़्यादा है। देखिए उसने बोला है ना कि देयर आर मिनिमल कॉस्ट टू सप्लायर एसोसिएटेड विद द चेंजिंग स्पेस फॉर द कस्टमर। फॉर एग्जांपल उसने मुझे जो एमिरेट्स वाली जो 50 स्क्वायर फीट वाली जगह थी उसने मुझे वो दी हुई थी 1 लाख रुपए रेंट पे, ठीक है। लेकिन उसको अब सेम चीज़ समझे कोई और बड़ी शॉप, कोई बड़ा ब्रांड वहाँ पे इतना अपना कोई स्टॉल लगाना चाह रहा है जो कि उसको दे रहा है महीने के 3 लाख रुपए। तो उसके लिए तो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। तो मुझे उसने आज 1 लाख रुपए में यहाँ से हटा के कहीं और जगह दे दी 1 लाख रुपए में, तो वहाँ से कभी हटा के कहीं और दे देगा, क्योंकि उसको वहाँ पे फिर ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे कोई और ब्रांड से। तो उसने हमें एक पर्टिकुलर जगह नहीं दी है, उसने बोला कि भाई तुम्हें से 50 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, मैं दुनिया के एयरपोर्ट के किसी भी कोने पे 50 स्क्वायर फीट की जगह दे दूंगा। उसने ये बात लिखी है, ना कि उसने ये नहीं बोला कि भाई एक पर्टिकुलर टर्मिनल के पास, एक पर्टिकुलर ब्रॉड वो क्या कहते हैं बोर्डिंग पास बोर्डिंग गेट के पास उसने एक पर्टिकुलर
जगह डिफाइन नहीं की, उसने बोला मैं कहीं भी पूरे एयरपोर्ट पे आपको 50 स्क्वायर फीट का स्टॉल लगवाने की जगह दे दूंगा, तो उसके लिए तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसको ज़्यादा ज़्यादा रेंट मिलता होगा वो तो वहाँ से आपको हर थोड़े दिन में खिसकाता रहेगा, कहीं और कोने पे डाल देगा। आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि आपको पहले जहाँ 1000 कस्टमर मिलते थे अब आपको वहाँ पे 300 मिलेंगे, कहीं आपको 100 मिलेंगे, कहीं आपको 400 मिलेंगे, कहीं आपको 1200 मिलेंगे। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि सप्लायर के पास है वो जगह, उस जगह का किस तरीके से इस्तेमाल करना है पर्टिकुलर, उसका राइट टू यूज़ अभी भी सप्लायर के ही पास है, क्योंकि वो आपको जब चाहे खिसकाता रहेगा वहाँ से। सो इन दिस केस हमारे पास लीज है या नहीं है? इन दिस केस हमारे पास लीज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अमाउंट ऑफ स्पेस तो बता दी है उसने, सही, हमें उसने अमाउंट ऑफ स्पेस तो बता दी है, लेकिन उसने पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बताई। एक पर्टिकुलर लोकेशन उस जगह की, उस लैंड की, उस स्पेस की नहीं बताई। हमारे पास एक स्टॉक है, हमारे पास एक स्टॉक है जो कि स्टॉल है, जो कि हम हर थोड़े टाइम में खिसकाते रहेंगे उस वजह से। तो मतलब जो स्पेस की डिस्क्रिप्शन है वो किसके पास है? वो अब भी सप्लायर के पास है, कि उसको अपनी जगह का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। राइट टू यूज सप्लायर के पास ही है। सप्लायर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि उस जगह का किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस 5 सालों तक, भले उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को, जब चाहे उस लोकेशन से आपको रिमूव करके किसी और लोकेशन पे भेज सकता है विदाउट एनी कस्टमर अप्रूवल। क्योंकि उसमें तो कस्टमर ने तो बोला ही नहीं, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं कि भाई आप मुझसे पूछेंगे कि नहीं। उसने कॉन्ट्रैक्ट में यही लिख दिया था सीधा का सीधा कि भाई मेरे पास लोकेशन का राइट है, मैं जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर 50 स्क्वायर फीट की मैं जगह दे दूंगा। तो जो अप्रूवल, इसमें कोई कस्टमर का अप्रूवल नहीं है, बल्कि सिर्फ सप्लायर की ही मर्जी है। और दिस शोज के सप्लायर के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है इसको रिमूव करना, क्योंकि उसके लिए एक मिनिमल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और उसको इन रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि वो पागल तो वो भी नहीं है कि आपको हर थोड़े दिन में खिसकाता रहे, क्योंकि अगर उसको उस चीज़ से ज़्यादा फायदा मिल रहा हो, ज़्यादा रेंट मिल रहा हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा मिल रही है, तो वो आपको रिमूव कर रहा है। तो दिस शोज कि आपके पास जो द राइट टू रिसीव इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड एसेट जो बात थी वो पूरी नहीं हो रही। आपके पास डायरेक्ट टू यूज़ हो उस जगह का, कि भाई आप उस एसेट की पर्टिकुलर जगह से कितनी कॉफ़ी बेचनी है, कितने चम्मच उल्टा रख के बेचना है, चम्मच सीधा रख के बेचना है, कप में बेचना है, किस में बेचना है, वो यूज़ है। लेकिन इकोनॉमिकली बेनिफिट्स वाला आपके पास, कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमिकल बेनिफिट से कितनी जगह कितना फ़ायदा मिल सकता है, वो आपके पास नहीं है। ठीक हो गया? ओहो हो। अब क्या है हमारे पास? A customer enters into a contract with a property owner. Customer enters into a contract with a property owner to use a retail unit A for a 5-year period, and retail unit A is part of a larger retail space within many retail units. एक पर्टिकुलर जगह है, मतलब कि मैं समझे इम्तियाज़ कहूँ, बल्कि या कहूँ मैं, कोई ओशन मॉल है, ठीक है? एक ओशन मॉल के रिटेल की प्लेस है ना, बहुत बड़ा मॉल है। इसके अंदर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे एक G1 वाली शॉप लीज पे ले ली है, समझे? समझ आ गई? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए ले ली। कस्टमर इज ग्रांटेड द राइट टू यूज़ रिटेल यूनिट ए। हमारे पास G1 का हक है कि भाई हमें कैसे इसको डायरेक्ट यूज़ करना है, राइट टू यूज़ हमारे पास, उसके पास है, हमारे पास है। सप्लायर कैन रिक्वायर द कस्टमर टू रीलोकेट टू अनदर रिटेल यूनिट। तो भाई हमारे पास एक स्पेसिफाइड एसेट नहीं है, मतलब कि अगर मैं कहूँ मुझे ओशन मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे मेन फेसिंग की दुकान मिली थी, कितने? 100 स्क्वायर फीट की। तो उसने मुझसे क्या कहा कि भाई आप एक काम करें, आप बैक पे जाके ओशन के, मतलब मॉल का जो बैक साइड है उस पे जाके 100 स्क्वायर फीट की आपको जगह मिल जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। वही लोकेशन के अलावा आपको वही इतनी जगह, बल्कि आप मुझसे 150 भी ले लें, लेकिन आपको मेन फेसिंग से उठ के आपको बैक पे डाल दिया। तो हमारे पास राइट टू यूज ऑफ एन आइडेंटिफाई स्पेसिफाइड ऑफ अ स्पेसिफाइड एसेट नहीं है। तो हमारे पास एक चीज़ क्या है? स्पेसिफाइड एसेट यहाँ पे नहीं है। तो कस्टमर टू रीलोकेट टू अनदर रिटेल यूनिट,
In that case, supplier is required to provide customer with a retail unit of a similar quality and specification of retail unit A and to pay for customer relocation cost. Supplier would benefit economically from relocating customer only if a major new tenant were to decide to occupy a large amount of retail space at a rate sufficiently favorable to cover the cost of relocating the customer and other tenants in the retail space. However, although it is possible that those will arise at inception of the contract, it is not likely that the अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सप्लायर को क्या, अगर सप्लायर बोलता है कि भाई आप ये वाली जगह छोड़ के कहीं और चले जाए, जो भी वो आपको सिमिलर क्वालिटी, मतलब वही इतनी डेकोरेट हुई हुई होगी जगह, इतनी ही लोकेशन, इतनी स्पेसिफिकेशन, इतनी स्क्वायर फीट पे बनी हुई होगी, आपको अगर वो बेचता है, कस्टमर को रीलोकेट कर रहा है, तो जो भी उसकी सामान उठाने की, वहाँ लगाने की, फिक्सचर्स लगाने की, जो भी उसकी रीलोकेशन कॉस्ट है, वो सप्लायर बेयर करेगा। और ये सप्लाई ये चीज़ कब करेगा, सप्लाई ये चीज़ कब कर रहा होगा कि भाई जब उसके लिए बेनिफिशियल हो कि वो मेन फेसिंग वाली लोकेशन कोई बड़ा ब्रांड ले रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या ब्रांड खोला हुआ था, मैंने एक समझे कोई मैं क्या नाम रखूँ, एक क्या कह सकते हैं, बोगी रख देते भाई, मैंने क्या रखा हुआ था, बोगी शूज़, ऐसी नाम है, ठीक है, बोगी शूज़ रखा हुआ था। अब ये बोगी शूज़ की बजाय मुझे बोला पीछे चले जाए, अपनी वहाँ पे पीछे आके बोगी शूज़ कर ले, यहाँ पे सामने अब कौन आ रहा है, एडिडास अपना ब्रांड खोल रहा है, तो कोई एक बड़ा ब्रांड आके खोल रहा है ना अपनी जगह, तो वो आपको ज़्यादा पैसे भी दे रहा होगा मेन फेसिंग की, अगर आपके पास जगह है तो आपको एक ब्रांड ज़्यादा पैसे दे रहा होगा, तो आपके लिए सप्लायर के लिए एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल एक एग्रीमेंट होगा ना, उसके लिए एक बेनिफिशियल, एक फ़ायदे वाली चीज़, फ़ायदे वाली डील हो रही होगी। So supplier would benefit economically from relocating customer only if major new tenant were to decide to occupy a large amount of retail space at a rate sufficiently favorable to cover the cost of relocation. अगर उससे आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है तो ही आप उसको रीलोकेट कर रहे होंगे, ताकि आपको रीलोकेशन की कॉस्ट भी इतनी बेयर ना हो रही हो। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन अब आगे क्या लिखा हुआ है, The contract requires customer to use retail unit A to operate its well-known store brand to sell its goods during the hours that the larger retail space is open. Customer make all of the decision about the use of the retail unit during the period of use. For example, customer decide on the mix of goods. मतलब this shows कि भाई आपके पास डायरेक्ट टू यूज़ है। अभी राइट टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिकली ऑल ऑफ द बेनिफिट वाली बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टू यूज़ कि आपको क्या बेचना है, कब बेचना है, कितना बेचना है, ये सारे डिसीजन कस्टमर अपने खुद ले रहे हैं, मतलब लेसी खुद ले रहा है। और क्या लिखा हुआ है, एंड द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड। कस्टमर ऑल्सो कंट्रोल फिजिकल एक्सेस टू द यूनिट थ्रू आउट द 5 ईयर में, मतलब कितनी प्राइस पे बेचना है, कितना स्टोर रखना है, कितना इन्वेंट्री में सामान रखना है, कौन मेरी दुकान में आ सकता है, कौन मेरी दुकान से जा सकता है, ये सब का हक जिसने लीज पे लिया है उसके पास है। तो आपके पास पूरा का पूरा डायरेक्ट टू यूज़ तो है उस एसेट का। अब वो एसेट स्पेसिफाइड है या नहीं वो अलग बात है। सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी राइट टू यूज़ वाली, इसके अंदर कहता है राइट टू रिसीव इकोनॉमिकली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट एसेट एंड टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट। सही है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि नहीं, आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन राइट टू यूज़ द आइडेंटिफाइड एसेट हमारे पास है। The contract requires the customer to make fixed payment to supplier as well as the variable payment that a percentage of sales from retail unit A, and supplier provide the cleaning and security service as well as advertising service as part of the contract। तो कस्टमर को क्या देना है, एक तो फिक्स पेमेंट भी देनी है और उसने वेरिएबल पेमेंट्स भी देनी है कि जो भी आपका सेल है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की सेल हो रही है तो उसमें मेरे 10 रुपये होंगे, ये उसने वेरिएबल पेमेंट की एक कंडीशन रखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एज वेल एज वो सप्लायर क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्लीनिंग की सर्विसेज दे रहा है, सिक्योरिटी की एडवर्टाइजिंग भी सर्विसेज हमें दे रहा है। इससे अब हमें क्या इंश्योर हो रहा है भाई, देखिए मेरे हिसाब से इन दिस केस अभी ये लीज है। अब क्यों है इस पर डिबेट करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास एक क्या है, रिटेल स्पेस है हमारे पास। एक मिनट, हाँ कहाँ गए, हाँ हम क्या बता रहे थे भाई, हमारे पास उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है दिया हुआ, बताइए हमें एक रिटेल की स्पेस बताइए, ठीक है। हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, पीरियड ऑफ टाइम भी बताया हुआ है, क्या बताया था, 5 साल बताया हुआ था। जो रिटेल स्पेस है हमारे पास वो आइडेंटिफाइड है या नहीं है, फिलहाल आइडेंटिफाइड है। कैसे है भाई, उसने बताया था ना जो रिटेल यूनिट है हमारे पास
वो रीलोकेट करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो रिटेल यूनिट ए है वो स्पेसिफाइड है। मतलब अभी उसने जो जब इंसेप्शन हुआ, जब लीज हुई उसमें उसने बताया कि भाई हाँ फॉर एग्जांपल ये मेन फेसिंग वाली दुकान है। क्या बोला उसने? रिटेल यूनिट ए बताया। टू यूज रिटेल यूनिट ए इट इज स्पेसिफाइड। सही है। और क्या लिखा हुआ था? सप्लाई कैन अनदर रिटेल सप्लाई द रिकॉर्ड प्रोवाइड विद रिव्यू सिमिलर क्वालिटी एंड पैकिंग ऑफ रिटेल यूनिट एंड टू पे कस्टमर रिलेशन का सप्लाई इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द पॉसिबल। जिस दिन लीज हुई है उस दिन ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि वो उसको रिलोकेट करेगा या रिमूव करेगा वहाँ से। और उसने बोला है कि भाई अगर वो रिमूव करेगा भी तो उसको सेम क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन टू रिटेल यूनिट ए एंड टू, तो देयर इज़ अ चांस। तो मैं अगर कहूँ कि भाई अगर वो मैंने एग्जांपल दी तो मेरे ख्याल से उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है कि जो स्पेसिफिकेशन है अगर ये मेन फेसिंग वाली है, तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था। अगर मैं इसको इन एक्चुअल भी इससे रिलिंक कर लूँ, अगर वो कहता है ये अगर मेन फेसिंग वाली तो स्पेसिफिकेशन ही है ना दुकान की, अगर तो वो आपको रीलोकेट कर रहा है विद सिमिलर क्वालिटी एंड सिमिलर लोकेशन, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको जो अल्टरनेटिव दे रहा है वो सिमिलर क्वालिटी की दे रहा है। और उसके लिए वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कब होगा? जब कोई लार्जर ब्रांड ऑफ और ज़्यादा जगह ले रहा हो आगे की, तो उसके लिए जब भी बेनिफिशियल इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा, ना कि कोई दूसरा आए, कोई छोटा सा ब्रांड आ जाए उसकी जगह, या कोई दूसरी दुकान है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से भी कर रहा हो ना कि आज एक फॉर एग्जांपल बोगी है तो कोई दूसरा डोगी आ जाए खोलने के लिए, लेकिन उसको अगर वो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुझे 1 लाख रुपए में हम दे रहे थे, वो 1 लाख उसको 10,000 रुपये दे रहा है, लेकिन अगर वो 1,10,000 उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जब होगा जब वो हमें इधर से उठा के कहीं और बेच रहा हो और उसको रीलोकेशन कॉस्ट इससे कम पड़ रही हो। अगर मैं कहूँ उसको 2 लाख रुपए की रीलोकेशन कॉस्ट पड़ रही है हमें उधर बेचने के लिए, तो वो नहीं करेगा वो चीज़, तो उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल वो चीज़ नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले बात हमारे पास क्या है अभी? हमारे पास एक रिटेल स्पेस है, वो आइडेंटिफाइड है, हमें पीरियड ऑफ टाइम भी बताया हुआ है, हमें राइट टू यूज़ भी है हमारे पास, क्योंकि हमें उसने बताया हुआ था कि भाई हम क्या बेच सकते हैं, कब बेच सकते हैं, कौन हमारी दुकान में आ सकता है, क्या प्राइसिंग रख सकते हैं, क्या इन्वेंट्री है। ये सब हमारे पास डिसीजन है उस जगह को इस्तेमाल करते वक्त। पूरे 5 साल तक तो हमारे पास राइट टू यूज़ भी है। और पेमेंट्स इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन उसने बताया हुआ था कि कोई फिक्स पेमेंट देनी है हमें, और हमें क्या देनी है? वेरिएबल पेमेंट्स भी देनी है। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइंड है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज हो रही है। आपको एक आंसर एक तरीके से मैं थोड़ा अंग्रेजी में बता देता हूँ किस तरीके से लिखना होगा कि भाई इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अ लीज एग्जिस्ट। फिर हम इसको बताएंगे, अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे कि भाई इन दिस केस रिटेल यूनिट ए इज एन आइडेंटिफाइड एसेट बिकॉज इट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सही। और दैट द पार्ट एंड द कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट विच, और हम बताते हैं इन दिस केस द कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट can be that supplier has the practical ability to substitute the retail unit. However, it would be economically beneficial for the supplier only if there is a specific circumstances, जो कि उसने सिनेरियो में बताया हुआ है। Supplier substantive right is not, अगर मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करूँ, बल्कि हम ये बता सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ द लीज या इंसेप्शन ऑफ द लीज सच सर्कमस्टेंसेस डज नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्ट और डज नॉट लाइकली टू बी अराइज। हमारे हिसाब से जिस दिन हमने लीज किया उस हिसाब से उस दिन के हिसाब से ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा था। फर्दर हम बता सकते हैं कि भाई द कस्टमर हैज़ द राइट टू यूज द एसेट थ्रू आउट द 5 year पीरियड बिकॉज he has the right to obtain substantially all of the economic benefit from the use of retail unit, that is over the 5 year period use. Customer has the exclusive use of the retail unit throughout the period, which can be that the cash flows which will be derived from the use of asset या from the use of the retail unit A, or
all the other decision like what he has to sell, from where he has to sell, and when to sell, what at what price, and how to store the inventory. All of this show that he has the right to direct the use of that retail unit A. ठीक हो गया. फिर हमारे पास कौन से सवाल हैं? हमने 3 तो कर लिए हैं, 4. अच्छा भाई, अब ये अगर किसी को सवाल चाहिए हैं तो ये आप लोग खुद भी कर लें. अब कुछ ये सवाल आप खुद कर लें, ये सवाल भी आप खुद कर लें. अगर किसी को इसका जवाब चाहिए है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्व आंसर करके भी दे दूंगा, लिख के भी दे दूंगा. लेकिन अगर आप लोग खुद कर रहे होंगे तो जब ही दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब हम लोगों ने क्या चीज़ कर ली कि भाई हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि किस में कॉन्ट्रैक्ट में लीज है, और अगर लीज है तो किस बेसिस पे लीज है. ये हमने 3 सवाल करके देख लिए कि भाई किस तरीके से हमें पता लगा. अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ रही है इसके अंदर? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स की बात. लीज के अंदर ही सेपरेटिंग कंपोनेंट्स की एक चीज़ है, क्या होती है वो हमें देखनी है. सेपरेटिंग कंपोनेंट्स कब होंगे? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स से मुराद क्या है कि भाई अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मे कंटेन अ लीज कंपोनेंट and a non-lease component. कि आपने अगर कोई एसेट लिया है तो भाई वो आपने एसेट किस पे लिया है? लीज पे लिया है 5 साल के लिए. लेकिन साथ में आपको वो बंदा मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे रहा है. तो मेंटेनेंस सर्विसेज तो आपने लीज पे नहीं ली ना. इट इज़ अ नॉन लीज कंपोनेंट. वो आपको एक मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो हमें क्या करना होगा? IFRS 16 कहता है कि भाई अगर कोई चीज़ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल है, आपके पास लीज कंपोनेंट भी है और नॉन लीज कंपोनेंट भी है, तो आपके ऊपर एक एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एज अ लीज ट्रीट कर लें, या अगर आपको करना है तो आप एज अ उन दोनों को तोड़ें, मतलब लीज कंपोनेंट को तोड़ें, नॉन लीज कंपोनेंट को तोड़ें. लीज कंपोनेंट को आप एज अकॉर्डिंग टू IFRS 16 ट्रीट करें कि आपको एसेट को रिकग्नाइज करना है, नॉन लीज लाइबिलिटी और लीज लाइबिलिटी को लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना है, और जो अगर कोई मेंटेनेंस सर्विस दे रहा है तो आपको एज एन एक्सपेंस बुक करना है या क्या बुक करना है, फिर वो आप डिसाइड करेंगे. तो ये आपके ऊपर एक छूट है, आपके पास एक ऑप्शन है. ठीक है. तो मतलब कि क्या है भाई, मैं लिख भी देता हूँ कि वो बोले भाई लिखा क्यों नहीं. एंटिटीज कैन, if they prefer, that is choose to account for the lease and non-lease component as a single lease. एंटिटी के पास ऑप्शन है कि आप उसको तोड़ के दिखा दें या पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एज अ लीज ही दिखा दें, फिर भले सही है. लेकिन ये जो डिसीजन है, दिस डिसीजन must be made for each class of right to use asset. मतलब कि क्या भाई, आपने एक कोई इक्विपमेंट लिया है, सही है, इक्विपमेंट लिए 10 तरीके के, मतलब 10 इक्विपमेंट लिए, समझ आता है, वो एक क्लास एसेट है. इसी तरह आपने कोई गाड़ी ली है भाई, देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट. आपके पास इक्विपमेंट एक अलग क्लास है, गाड़ी एक अलग क्लास है, कोई एक मशीनरी एक अलग क्लास है. तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस होती है. तो आपको जो डिसीजन है, अगर आपने 10 क्लास ऑफ एसेट की लीज ली है, उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज हैं, तो आप
हर क्लास ऑफ एसेट के लिए जो डिसीजन बना रहे होंगे ना कि आपको एज सेपरेट लीज दिखाना है या एज अ पूरा कॉन्ट्रैक्ट को लीज दिखाना है या अलग अलग कंपोनेंट को दिखा के नॉन लीज और लीज को सेपरेट करना है, तो आपको ये डिसीजन हर क्लास ऑफ एसेट के लिए दिखाना होगा। ना कि आपने एक क्लास ऑफ गाड़ी के लिए डिसाइड कर लिया तो मैं बोला क्योंकि मैंने गाड़ी के लिए डिसाइड कर लिया तो मेरे लिए मेरा मतलब है तो मैंने प्लांट के लिए भी कर लिया, मेरा मतलब है कि मैंने मशीनरी के लिए भी कर लिया, मेरा मतलब है तो मैंने 10 वगैरह और क्लास ऑफ एसेट के लिए भी कर लिया। आपको हर क्लास ऑफ एसेट का डिसीजन अलग लेना पड़ेगा। मैं अगर कहूँ कि भाई ये बेनिफिशियल है या नहीं है, तो भाई अगर आप, मेरे हिसाब से तो बेनिफिशियल नहीं भी होगा। क्यों नहीं होगा कि भाई अगर आपने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को एज अ लीज दिखा दिया, इससे क्या होगा, इससे आपका ये होगा कि आपकी इनिशियली लीज लाइबिलिटी ही बढ़ जाएगी। जो लीज लाइबिलिटी है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, ये आपकी बुक्स के अंदर ज़्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से शायद हो सकता है नेगेटिव परसेप्शन जा रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, क्योंकि भाई वो बोलेंगे लाइबिलिटी इतनी आपके पास है, आपकी बुक से अंदर इतनी लाइबिलिटी है, जिससे आपके ऊपर क्या कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो सकता है आपका, और क्या कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है आपके पास, आपका करंट रेशियो ख़राब हो सकता है। तो डिपेंड्स कि भाई हर बंदे का अपना एक परसेप्शन होता है। अगर आपने लीज पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एज अ लीज ट्रीट कर लिया तो आपकी लीज बढ़ जाएगी। अगर आप क्या करते हैं नॉन लीज को अलग कर रहे होते और लीज वाले कंपोनेंट को अलग कर रहे हो तो लीज वाले कंपोनेंट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 1,000 रुपये पूरी लीज लाइबिलिटी का, जिसके अंदर 100 का पार्ट नॉन लीज कंपोनेंट का है, तो अगर मैं ऐसे दिखाता, अगर दोनों को तोड़ के दिखाता तो फिर आपका ये 900 का लीज जा रहा होता, बुक्स में दिख रहा होता। अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहे होते फिर आपकी बुक्स के अंदर 1,000 की लाइबिलिटी दिख रही होती। तो खुद सोचे आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, लेकिन डिपेंड कि भाई कंपनी का क्या परसेप्शन है, कंपनी क्या चीज़ ले रही है, डिपेंड ऑन द। अब अगर तो आप उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट ट्रीट करने जा रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट ट्रीट करना जा रहे हैं मतलब कि आप नॉन लीज कंपोनेंट को अलग दिखाने जा रहे हैं और लीज कंपोनेंट को अलग दिखाने जा रहे हैं, तो इन दिस केस आपको क्या लेना होगा, उन दोनों के लिए फिर आपको क्या लेनी होगी, द रिलेटिव स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, and that shall be determined on the basis of the price the lessor or a similar supplier would charge an entity for that component or similar component सेपरेटली। मतलब कि अगर मैंने समझे 5 साल की कोई गाड़ी लीज पे ली है तो वो गाड़ी मुझे फॉर एग्जांपल 1,000 की लीज पेमेंट्स पे मिली, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ दोनों को अलग अलग लेता कि भाई मैं एक बंदे से मेंटेनेंस सर्विसेज अलग लेता और 5 साल की लीज अलग लेता, तो हो सकता था मुझे चीज़, अगर मैं स्टैंड अलोन के हिसाब से जाता तो शायद मुझे 1,200 रुपये की इन टोटल पड़ी, क्योंकि किसी ने बोला भाई तू मुझसे गाड़ी ले रहा है 5 साल की तो मुझसे मेंटेनेंस सर्विसेज भी ले ले, थोड़ा कम में ले लियो मुझसे मेंटेनेंस सर्विसेज, या थोड़ी मैं तुम्हें एक तरीके से डिस्काउंट का पैकेज बना दूंगा तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा। तो अगर तुम मुझसे अलग अलग दोनों चीज़ लेते हैं अलग, फॉर एग्जांपल आज तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए, फिर थोड़े दिन बाद बोलते मुझे मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे दो, मैं तुम्हें अलग मेंटेनेंस सर्विस दे रहा होता तो फिर मैं तुम्हें इन टोटल 1,200 पड़ रहा होता। तो दोनों की प्राइसेस अलग है क्योंकि वो मेंटेनेंस सर्विसेज भी अलग प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, वो लीज की भी सर्विसेज अलग प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसका काम है, तो वो दोनों चीज़ों को एज अ सेपरेट प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, तो दोनों चीज़ें, वो मेंटेनेंस भी देता है, वो गाड़ियाँ भी देता है, वो तो उसका अलग प्रोडक्ट टाइप एंड सर्विसेज है ना। अगर आपने उससे दोनों चीज़ एक साथ ली थी, हो सकता है आपको कम में मिली, तो अगर आप दोनों को चीज़ों को तोड़ रहे हैं तो फिर आप किस पे तोड़ रहे होंगे, कि आप उस पे तोड़ रहे होते कि अगर आप दोनों को चीज़ों को अलग अलग ले रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ ए ओन स्टैंड अलोन प्राइस, मतलब जिस बंदे से आपने लीज पे लिए, मतलब जिस सप्लायर से लिया है, जिस लेसर से लिया है, कोई भी और सप्लायर से भले लेने चले जाते तो वो आपको दोनों कंपोनेंट की जो प्राइस चार्ज करता है एक्चुअल, अगर वो साथ नहीं लेते तो हमें उस बेसिस पे हमें इन दोनों को तोड़ना होगा। अगर तो अगर तो जो ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करेगा, फिर लेसी, अगर लेसी बोल रहा है नहीं मुझे तो फिर भी अलग ही दिखाना है, दोनों को लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग ही दिखाना है, फिर इन दिस केस फिर क्या होगा,
द लेसी शैल estimate the stand-alone price by maximizing the use of observable information। फिर वो क्या करेगा भाई, अगर प्राइस अवेलेबल नहीं है स्टैंड अलोन, फिर वो क्या करेगा, जो जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस बेसिस पे वो एक एस्टिमेट करेगा प्राइसेस, उसके हिसाब से फिर वो स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमाइन करेगा और फिर नॉन लीज और सेपरेट और लीज कंपोनेंट को दोनों को तोड़ रहा होगा। समझ आ गई? तो ये ऑप्शन कि भाई पूरा लीज का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है या दोनों को नॉन लीज और सेपरेट लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग अलग तोड़ना है, डिपेंड अपॉन दी एंटिटी। और अगर आप एंटिटी को करना ही है तो हर क्लास ऑफ एसेट के लिए अलग डिसीजन लेना होगा, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्टैंड अलोन प्राइसेस लेनी होगी, जो कि मार्केट की जो सप्लायर अगर दे रहा है या कोई सिमिलर सप्लायर दे रहा है उन दोनों सर्विसेज के लिए उसकी बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा। अगर वो स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है तो लेसी खुद एस्टिमेट करेगा स्टैंड अलोन प्राइस बाय यूजिंग दी ऑब्जर्वेबल इन्फॉर्मेशन जो कि मार्केट में अवेलेबल होगी, और उसकी बेसिस पे फिर दोनों को सेपरेट कर रहा होगा, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को। समझ आ गई चीज़ें? तो इसका हम सवाल भी देख लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, दिमाग भी चलेगा। दो सवाल होंगे शायद, एक एसबीआर की बुक का सवाल है और एक दूसरा सवाल उठाया हुआ था। अच्छा, हमारे पास सवाल ये है कि भाई ऑन 1 जनवरी 20x1 वर्कर्स कॉरपोरेशन एंटर्स इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेंट ऑफ 3 प्रिंटर्स। 3 प्रिंटर उसने रेंट पे लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे जाके रेंट पे लिए, रेंटल्स पे 3 प्रिंटर लिए और एक कटिंग सिस्टम लिया है और एक क्या लिया है, कॉपी मशीन ली है। कितने साल के लिए इसने लिए ये सब चीज़ें? इसने फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 2 साल के लिए ली है। इट इज़ अज्यूम दैट द मशीन विल बी रिटर्न बैक टू रेंट, मतलब जिससे लिए उसको 2 साल बाद वापसी चली जाएगी। एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऑल मशीन इज 5 ईयर। अच्छा, ये जो रेलिवेंट बातें हैं ना कि रेंटर को मिल जाएगी वापसी, मशीन की लाइफ कितनी है, अब ये सब चीज़ें रेलिवेंट हम कब देख रहे होंगे? ये सब चीज़ें हम जब हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे होंगे उसके लिए ये सब चीज़ें हमारे पास रेलिवेंट होगी। फिलहाल हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऑल मशीन इज 5 ईयर, ठीक है। वर्कर विल पे मंथली पेमेंट्स, जिसने लीज पे लिए वो क्या करेगा, मंथली पेमेंट दे रहा है, कितने की, CU5 जो भी डिनोमिनेशन तो करेंसी की 5,000 हर महीने दे रहा होगा। किस किस सर्विसेज के लिए? ये जो सारी इसने चीज़ें ली है, मशीन कटर मशीन, फोटोकॉपी की मशीन, प्रिंटर, इसके 4,700 दे रहा है। ये 5,000 का ब्रेकअप है। 200 क्या दे रहा है, मेंटेनेंस की सर्विसेज के लिए दे रहा है, और 100 क्या दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। मतलब के अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसको आप देखेंगे ना, इसमें आपको मशीन, जो मशीन का रेंटल है वो अलग जा रहा है, इसमें आपके पास एक मेंटेनेंस की सर्विसेज आपको अलग मिल रही है, और 100 आप उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर हो रही होगी रेंटर के पास, उसके आपको 100 इनकर अलग हो रहे हैं। तो उसमें आपके पास एक लीज कंपोनेंट क्या है, लीज आपने क्या ली है, मशीन्स ली हैं। और इसमें नॉन लीज कंपोनेंट क्या है हमारे पास, जो कि मेंटेनेंस सर्विसेज, हमारे पास ये 100 का रीइंबर्समेंट है। वर्कर कुड हैव बॉट 1 प्रिंटर ऑफ CU फॉर 60,000। अगर ये इंडिविजुअली बाय करने जाता है एक प्रिंटर, अब एक प्रिंटर की कॉस्ट कितनी है, 60,000, ठीक है। ये इसकी क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस। उसने कितने लिए, उसने लिए तो 3 है, ठीक है। कटिंग सिस्टम की कितनी है भाई, कटिंग सिस्टम की हमारे पास 40,000 है स्टैंड अलोन प्राइस। और कॉपी मशीन की कितनी है हमारे पास, कॉपी मशीन की हमारे पास है 45,000 when paying cash, and the third party company provides a similar maintenance services for 30 machine। और जो मेंटेनेंस सर्विसेज है 30 पर मंथ की इसकी स्टैंड अलोन प्राइस है, ठीक है। ये इसकी सारी परचेज प्राइस है अगर ख़रीद लेता, और ये क्या है, 30 की स्टैंड अलोन प्राइस है, लेकिन कब की, पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, अगर हमें क्या करना है, एडवाइज वर्कर एंड रेंटर हाउ टू अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 16। अच्छा, दोनों का बताना है हमें। फ़िलहाल के तौर पे तो वर्कर क्या करेगा भाई, वर्कर के लिए तो भाई क्या कहते हैं उसको, राइट टू यूज़ एसेट बुक करना होगा, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ है इसने 2 साल के लिए, क्योंकि शॉर्ट वैल्यू एसेट भी नहीं है फिलहाल के तौर पे अभी जो हमें दिख रहा है, ना कि ये लो वैल्यू एसेट है, ना कि ये फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट
शॉर्ट टर्म लीज है, मतलब 12 महीने से कम की भी नहीं, क्योंकि 2 साल की। तो हमें क्या करना होगा, तो फाइनेंस लीज को ट्रीट करना होगा, लीज की अकाउंटिंग करनी होगी। तो हमें क्या करना होगा भाई, राइट टू यूज़ एसेट अपनी बुक्स में दिखाना होगा, और लीज लाइबिलिटी अपनी करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाना होगा। अच्छा, अब अगर हम इसको तोड़ने जाएं, मतलब इसको सेपरेटिंग करें, क्या करें, नॉन लीज कंपोनेंट को अलग दिखाएं और लीज कंपोनेंट को अलग दिखाएं। अभी जो हमारी वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है भाई, ये टोटल इन टोटल कितना दे रहा है, 5,000 पर मंथ दे रहा है। कितना दे रहा है भाई, ये जो वैल्यू है ये 5,000 पर मंथ दे रहा है ना। तो हमें क्या, हमने 2 साल के लिए ली है, मतलब कि हमने 24 महीनों के लिए ली है। तो 24 महीनों के हिसाब से हमारी अभी लीज वैल्यू कितनी बनती है, 24 × 5,000 करें तो हमारे पास 1,20,000 बनता है। कितना बनता है, 1,20,000 रुपये हमारी टोटल कंसिडरेशन है। अगर अब हम इसको तोड़ने जाए बेस ऑन द लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे एक बल्कि टेबल बना रहा था। हमारे पास हमने क्या लिए थे, 3 प्रिंटर लिए ना, प्रिंटर 1, प्रिंटर 2, प्रिंटर 3, और हमने क्या ली थी, एक कटिंग मशीन ली थी, एक क्या ली थी, कॉपी की मशीन ली थी, और हमारे पास एक क्या आ रहा है, मेंटेनेंस। क्योंकि वो जो 100 रुपये की थी, वो 100 रुपये तो किसको मिल रहा है, ये जो 100 रुपये है ये तो रेंटर जो कि जिससे हमने ली है, ये तो हम उसको रीइंबर्स कर रहे हैं ना, कि वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। हमें क्या इनकर्ड हो रही है, हमें एक तरीके से 200 ज़्यादा 700 रुपये की चीज़ इनकर्ड हो रही है। ये दो लीज कंपोनेंट है, मतलब एक नॉन लीज एक लीज का कंपोनेंट है। अच्छा, इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस हमारे पास दी हुई थी सबकी। इसकी कितनी थी, 60,000 थी। प्रिंटर 2 की हमारे पास कितनी थी, 60,000 की। प्रिंटर 3 भी, तीन प्रिंटर लेते सबकी 60,000 थी। कटिंग मशीन की हमारे पास कितनी थी, 40,000 रुपये थी। कॉपी मशीन की कितनी थी, 45,000 रुपये थी। और मेंटेनेंस सर्विसेज भी थी ना, मेंटेनेंस हमें 30 रुपये पर मंथ थी ना। तो हमें 24 महीने तक वो मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा होगा। अगर हम कोई किसी और बंदे से भी लेते तो हमें कितनी पड़ती, 24 के हिसाब से, पर अच्छा पर मशीन है, अच्छा पर मशीन है। और हमारे पास मशीनें कितनी हैं, तीन 3 प्रिंटर मशीन है, एक कटिंग मशीन है, और एक कॉपी मशीन है। 5 मशीनें। हाँ अच्छा ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा है भाई, 30 की हमारे पास क्या दे रहा है, ये मशीन दे रहा है, और 30 की क्या दे रहा है, पर मंथ की मेंटेनेंस दे रहा है। तो हमारे पास 30 पर मशीन के हिसाब से है ना। तो 30 हमारे पास मल्टीप्लाई कर लें, 30 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 से कर लें, 30 × 5 इज इक्वल टू 150 हो गया ना हमारे पास। 150 हमारे पास पर मंथ के हिसाब से हो गया, कितना, पर मंथ के हिसाब से। और अगर हम किसी और बंदे से लेने जाते ये सर्विसेज, तो इसकी लाइफ कितनी थी मशीन की, 5 साल है ना। तो 5 साल के अंदर, मतलब कि 5 × 12 = 60, 60 से मल्टीप्लाई करें 150 × 150 इज इक्वल टू 9,000 रुपये। तो हमें कितने की सर्विसेज मिलती बाहर से, 9,000 रुपये की। अगर हम इंडिविजुअली किसी से बाहर कर रहे होते, अगर नौ अच्छा, हमने 5 साल कंसिडर क्यों किया है भाई, क्योंकि लाइफ जो हम स्टैंड अलोन प्राइस ले रहे हैं पूरे एसेट की ले रहे हो, पूरे एसेट की लाइफ इतनी 5 साल है, तो मेंटेनेंस भी पूरे 5 साल की कोई भी दे रहा हो तो उसके हिसाब से ही ले रहे हैं ना, कि जाहिर है सिमिलर टू मैच कंपैरिजन, मतलब एप्पल टू एप्पल मैच करना है। अगर पूरा एसेट की हमने स्टैंड अलोन प्राइस ली हुई है 60,000, तो मेंटेनेंस सर्विसेज की भी 5 साल के हिसाब से ही लेंगे पूरे 9,000 रुपये। तो हमारे पास मेंटेनेंस सर्विसेज कितनी आती, 9,000 रुपये की हमें मिलती। कोई भी स्टैंड अलोन प्राइस 5 साल के हिसाब से मिल गई हमें। अब हमारे पास कितना हो गया टोटल, 274,000 कितना हो गया। अच्छा, अगर हम इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से देख लें कि भाई अब इस 274 में 60,000 का कितना प्रोपोर्शन है, इन सबका कितना प्रोपोर्शन है पूरे की पूरी कॉस्ट के अंदर, अगर हमें इंडिविजुअली देखा जाए स्टैंड अलोन की प्राइसेस पे, तो 21.90% इसका बनता है। मतलब कैसे निकला 21.90, 60 / 274 इज इक्वल टू 21.90%। सेम गोज फॉर 21.90, इसके लिए भी 21.90%। 40,000 का हमारे पास बनेगा 14.60%। 45,000 का पड़ेगा 16.42%। और मेंटेनेंस का पड़ेगा हमारे पास 3.28%, जो कि टोटल सब मिला के बन जाएगा कितना, 100%। अच्छा, यहाँ से थोड़ा रिमूव कर लो भाई।
अब हमें क्या करना है, प्रोरेट करना है। अब हमें नॉन लीज कंपोनेंट और सेपरेट लीज कंपोनेंट को अलग करना है। तो हमारी जो पूरी लीज की वैल्यू बनती थी, कितनी बनती थी, 1,20,000 रुपये। अब हमें इस 1,20,000 को उसकी उन सारे कंपोनेंट की उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस पे एलोकेट करना है। और कैसे एलोकेट होगी, इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। आप इस परसेंटेज से, या आप स्टैंड अलोन प्राइस को 60 डिवाइड बाई 274 मल्टीप्लाई बाई 1,20,000 कर लें, या इस परसेंटेज को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लीज वाली चीज़ें और नॉन लीज को एलोकेट कर रहे होंगे। तो 1,20,000 का 21.90% हमारे पास बनता है 26,280 में एक बनता। तो इसको मैं अगर पूरा का पूरा सारे डेसिमल नंबर ले लो तो अलग फिगर बन रही है। अगर मैं 21.90 के हिसाब से चलूँ तो अलग फिगर बन रही है। अभी मैं राउंड ऑफ लेके चल रहा हूँ तो ये बनेगा 26280, 26280, 26280। इसी तरह 120 का 14.6% हमारे पास बनता कितना है, 17520। हमारे पास ये बनता है 116.42 का बनता है 17544। और हमारे पास 3.3936। अभी आप इनको टोटल करेंगे तो 1,20,000 समथिंग कुछ आ रहा होगा। हम फॉर द टाइम बिंग इसको 1,20,000 कंसिडर करें, क्योंकि हमने सारे डेसिमल नंबर को अभी फ़िलहाल अकाउंट फॉर नहीं किया। तो अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। वर्कर क्या करेगा भाई, अपने पास वर्कर ये करेगा कि या तो उसके पास दो है ना। नंबर वन क्या करता है, वो 1,20,000 को डायरेक्टली, 1,20,000 को डायरेक्टली एज अ लीज कम पूरा का पूरा लीज कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा जो हमने सबकी वर्किंग की है, दूसरा क्या करता है, सेपरेट कंपोनेंट करता, सेपरेट कंपोनेंट करता। और फिर उसमें क्या करता, प्रिंटर्स को, कटिंग सिस्टम को, कॉपी मशीन को क्या करता, राइट टू यूज़ दिखाता उनका, और लीज लाइबिलिटी दिखाता फॉर एवरी मशीन। मतलब प्रिंटर की अलग, कटिंग सिस्टम की अलग, कॉपी मशीन की अलग। कैसे दिखाता, 26280 को राइट टू यूज़ और लीज लाइबिलिटी दिखा रहा होता अपने पास 26280 की। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी दिखाता, इसी तरह इसकी दिखाता, इसी तरह कटिंग मशीन, इसी तरह कॉपी मशीन की दिखाता। ठीक है। और जो ये मेंटेनेंस सर्विसेज की जब अमाउंट बनती है, अब मेंटेनेंस सर्विसेज को आप क्या करेंगे, एज अ नॉन लीज कंपोनेंट आप इसको ट्रीट कर रहे हैं। मतलब लीज तो है ही नहीं, फिर आप इसको क्या करेंगे भाई, आप उसको एक मेंटेनेंस सर्विसेज दिखा रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर हर महीने के हिसाब से। तो ये जो मेंटेनेंस सर्विसेज दिख रही है, ये जो मेंटेनेंस सर्विसेज बन रही है हमारे पास 3936, हमें कितने, ये तो पूरे 5 साल के हिसाब से है ना। ये कितने हैं, हमें पूरे 5 साल के, हमें कितने चाहिए, हमें कितनी चाहिए, हमें 24 महीने के हिसाब से चाहिए। तो हमें 24 महीने के हिसाब से हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है, 5 साल बोल रहा हूँ, सॉरी 2 साल के हिसाब से, क्योंकि हमने इसको प्रोरेट कर दिया था ना 2 साल की बेसिस पे। ये तो 9,000 बनता था वरना। तो 3936 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हम अपनी बुक्स के अंदर हर साल 164 का P&L के अंदर एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे एज एन मेंटेनेंस सर्विसेज। बाकी इसको नॉर्मल लीज की अकाउंटिंग करेंगे, जो कि हम आगे देख रहे होंगे लीज की अकाउंटिंग किस तरह बाकी करनी है, और इसको 164 एज अ P&L के अंदर एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे। अगर मैं रेंटर के पर्पज से अगर आपको बता दो अकाउंटिंग क्या होती है भाई, लेसर, वो रेंटर क्या है, लेसर है। लेसर क्या करता है भाई, मेंटेनेंस सर्विसेज दिखा रहा होता है वो अपनी बुक्स के अंदर, ऐसा रेवेन्यू दिखा रहा होता, क्योंकि मेंटेनेंस सर्विसेज है। वो क्या करता है भाई, डेबिट क्या करता होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर रहा होता, अगर कर रहा होता, या रिसीवेबल कर रहा होता। अगर दो एंट्री बन रही होती ना, वो क्या करता है, रिसीवेबल डेबिट कर रहा होता या कैश डेबिट कर रहा होता, और रेवेन्यू क्रेडिट कर रहा होता बाय 164, अगर उसको पैसे मिल रहे हैं। इसी तरह दूसरी बुक क्या है, रेंटल ऑफ मशीन दिख रही होती है उसको अपने पास, वो रिसीवेबल दिखा रहा होता है और कैश रिसीव दिखा रहा होता, कैश दिखा रहा होता है। या अपने के पास दूसरी क्या है, जो अपना कैश रिसीव कर रहा होता है और रिसीवेबल अपना कम कर रहा होता, क्योंकि उसके लिए एक रिसीवेबल है, राइट टू रिसीव कैश है। तो ये लेसर की अकाउंटिंग हो रही होती है अपने पास, जो कि भी चीज़ें मैं आगे देखनी है, बेसिकली आपको एक आइडिया दे रहा था मैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि इससे ही रिलेट करता है, सेपरेटिंग और नॉन सेपरेटिंग कंपोनेंट्स का।
अच्छा, क्या सवाल है हमारे पास। ऑन 1 जनवरी स्विश एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज अ क्रेन फॉर 3 ईयर। 3 साल की लीज है। द लेसर एग्री टू मेंटेन द क्रेन ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 180। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है, लीज की पूरी जो कॉस्ट बनती है वो क्या बनती है, 1,80,000। स्विश मे पे 60,000 ईच ईयर विद द पेमेंट कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 20x1। 60,000 के 3 रेंटल दे रहा होगा साल के एंड पे, सही है। 3 रेंटल दे रहा होगा। स्विच अकाउंट फॉर नॉन लीज कंपोनेंट सेपरेटली। वो क्या कर रहा है, नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेटली अकाउंट फॉर करता है। अच्छा, इसमें क्या है, जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके अंदर क्या है, इसमें मेंटेनेंस की सर्विसेज भी है जो कि लेसर हमें प्रोवाइड कर रहा है। साथ क्रेन भी दी है और साथ साथ मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास में 2 कंपोनेंट है, एक लीज का कंपोनेंट है और दूसरा नॉन लीज का कंपोनेंट है। और स्विच क्या करता है, दोनों को अकाउंट फॉर सेपरेटली करता है। इफ़ कॉन्ट्रैक्टेड सेपरेटली, अगर वो दोनों को अलग अलग चीज़ देता है, मतलब क्रेन अलग ले रहा होता है और मेंटेनेंस की सर्विसेज अलग ले रहा होता, तो उसकी स्टैंडर्ड प्राइस को क्या पड़ रही होती, फिर उसको 160 की क्रेन पड़ रही होती फॉर द लीज ऑफ क्रेन, एंड द स्टैंडर्ड प्राइस फॉर द मेंटेनेंस सर्विसेज वुड हैव बीन 40,000 एंड द स्विच कैन बोरो एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। एक्सप्लेन हाउ द अबव विल बी अकाउंटेड फॉर बाय द स्विच इन द ईयर एंड 31 दिसंबर 20x1। फिलहाल हमने लेसी की अकाउंटिंग पढ़ी ली है, लेकिन मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको ये चीज़ समझ भी आ जाए कि किस तरीके से हमें करना है। अगर मैं इसको नॉर्मली हमें, क्योंकि अब हमें इसमें एलोकेशन करनी है स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलोकेशन ऑफ पेमेंट्स करेंगे। एलोकेशन ऑफ पेमेंट्स करेंगे। तो हमारे पास कितनी पेमेंट जा रही है, टोटल जा रही है 1,80,000 की जा रही है, 60,000 की जा रही है ना। हम हर मंथ रेंटल जा रहा है 60,000 का। अगर स्टैंड अलोन की बेसिस होती हमारे पास, तो हमें क्रेन ले ली हमने, और हमने क्या ले ली, मेंटेनेंस सर्विस ले ली। स्टैंड अलोन प्राइसेस कितनी है इनकी, 1,60,000 इसकी होती और 40,000 इसकी होती। दोनों का मिलके कितने हो गए, 2,00,000 रुपये हो गए। इनका प्रो रेशो क्या बनता है, डिवाइड बाय 2,00,000, 80% और 20%। 80% रेशो इसका आ गया, 20% रेशो इसका आ गया, मिलके हो गया 100%। हमारे पास हर महीने कितना जा रहा, हर साल कितना जा रहा होगा, 60,000 का एक रेंटल पेमेंट जा रहा होगा। तो हमारे ये 60,000 को अगर हम एलोकेट कर दें 60,000 इंटू 80%, विच वुड बी 48,000 पर ईयर बनता अगर अलग अलग लेते, और ये बनता हमारे पास 12,000 पर ईयर। अच्छा, अगर हमें अब लीज लाइबिलिटी दिखानी है ना, अभी हमें लीज लाइबिलिटी दिखानी है, तो हम लीज लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मैंने भी आप लोगों को ऊपर एक सिमिलर एंट्री, एक बिल्कुल कुछ बताया नहीं था, सिर्फ एक एंट्री बना दी थी कि किस तरह बनती है। राइट टू यू एसेट क्रेडिट कर और डेबिट कर दिया, और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। लेकिन इन एक्चुअल हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर करके, कि भाई लीज लाइबिलिटी है ना हमारे पास, लीज लाइबिलिटी किस तरह निकालनी है हमें। क्योंकि हमें ये 3 पेमेंट जा रही है, तो हमें ये 3 साल तक जा रही है पेमेंट। तो 3 साल तक कितनी जा रही है, 60,000 रुपये जा रही है। लेकिन हमें अकाउंटिंग कब करनी है, जिस दिन हम लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आए, मतलब ईयर ज़ीरो पे अकाउंटिंग करनी है। तो हमें ईयर ज़ीरो पे इसकी क्या निकालनी होगी, अगर आपने एफएम पढ़ा तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। आज के वक्त में इसकी क्या वैल्यू बनती है, आज के वक्त में क्या वैल्यू, क्योंकि 60,000 तो 3 सालों में देने ना, साल 30, 31 दिसंबर 20x1 को पहले 60,000 देना, 31 दिसंबर 20x2 को दूसरे साल पे 60,000 देना है, 31 दिसंबर 20x3 पे तीसरे 60,000 देना है। उस इन सब की वैल्यू आज के टर्म में क्या बनती है, वो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और प्रेजेंट वैल्यू पे हमें रिकग्नाइज करनी होती है लीज लाइबिलिटी, जो कि हम आगे देख रहे होंगे। अभी बता रहा हूँ मैं आपको करना किस तरीके से। डेट 31/12/x1, 31/12/x2, 31/12/x3। कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर हमें 5% दिया हुआ था, और प्रेजेंट वैल्यू में निकालनी। हर साल हमें 48,000 रुपये देने हैं लीज के रेंटल्स, 12,000 तो मेंटेनेंस की सर्विसेज है ना, 48,000 ये देने हैं, 48,000 रुपये हमें ये देने हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर 1/1 प्लस 5% की पावर 1, 0.952 समथिंग बन रहा है, 0.907 एंड 0.
863 डिस्काउंट फैक्टर आपको निकालने आते होंगे, उम्मीद है, इंटू 48,000। तो हमारे पास बन रहा है 457144537 एंड 41464। तो हमारे पास क्या बनी है प्रेजेंट वैल्यू 130715 की प्रेजेंट वैल्यू। तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएंगे, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 0 हम अपनी बुक्स के अंदर एंट्री बना रहे होंगे, डेबिट करेंगे राइट टू यूज़ और क्रेडिट कर रहे होंगे लीज लाइबिलिटी। कितने से, 130715 से, 130715 से। अब अगले साल, अब ईयर 1 के लिए क्या चीज़ हो रही होगी, हम क्या बना रहे होंगे, अपना एमोटाइजेशन टेबल बना रहे होंगे। हम क्या दिखा रहे होंगे, ओपनिंग दिखा रहे होंगे और क्या कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट दिखा रहे होंगे, अपने पास रेंटल्स दिखा रहे होंगे और अपने पास क्लोजिंग दिखा रहे होंगे। अभी हमारे पास ओपनिंग क्या बनता है भाई, ओपनिंग हमारे पास कितना आया था 130, ईयर 1 के लिए अभी हम कर रहे हैं ना 130715। जिस पे अनवाइंडिंग की है उसी पे ही डिस्काउंटिंग करते हैं, जिस पे ही डिस्काउंटिंग की है उसी पे ही अनवाइंडिंग करते हैं। तो 130715 का 5%, 6536। और हम कितनी पेमेंट कर रहे होंगे, 48,000, जो कि इसकी स्टैंड अलोन प्राइस है, हम इसको अकाउंट फॉर कर रहे हैं ना। तो 48,000 हम उसकी अकाउंटिंग वो पेमेंट कर रहे होंगे, रीपेमेंट। 48,000 माइनस कर दिए तो कितना बन गया ईयर 1 के लिए हमारा क्लोजिंग, प्लस 130715 माइनस 48,000, तो हमारे पास 89,251। ये हमारे पास क्या होगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी एज एट 31 December 20x1। ये वाली 6536 हमारे पास कहाँ जा रही होगी, अपनी P&L के अंदर एज अ फाइनेंस कॉस्ट। अगर यही मैं आपको तीनों साल का करके दिखाई देता हूँ, 89251 हमारे पास अब क्या होगा, ईयर 2 का ओपनिंग 89251 इंटू 5% करेंगे आप, तो हमारे पास क्या आएगा 4462 या 63 कर लें, प्लस 89251 माइनस 48,000। हमारे पास क्या बचा 45713 या 4 कर लें। फिर हम आएंगे ईयर 3 पे, ओपनिंग क्या होगा 45713 का 5%, 2286 कर लें, 48,000 की पेमेंट जारी होगी और इन दी एंड हमारे पास ज़ीरो बचना चाहिए। 45713 प्लस 2286 माइनस 48,000 -1 आ रहा है या जो भी है, ज़ीरो कर लें, ख़त्म। तो हमारे पास इन दी एंड ज़ीरो बचना चाहिए। तीनों साल की इस तरीके से अकाउंटिंग होगी। और ये जो मेंटेनेंस वाली चीज़ है भाई, मेंटेनेंस का क्या होगा, ये जो 12,000 की हमने स्टैंड अलोन के प्राइसेस पे हिसाब से बनाया तो हम क्या करेंगे, इसकी हर साल डेबिट क्या कर रहे होंगे P&L के अंदर, क्या फाइनेंस कॉस्ट 12,000 और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, कैश 12,000 से। ये मेंटेनेंस की एज अ सेपरेट सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट हो रही होगी। तो ये सवाल था हमारे पास जिसके अंदर हमें एज अ सेपरेटिंग कंपोनेंट दोनों चीज़ों को दिखाना था। लीज का दिखा दिया कि भाई लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी। ये तो वापसी अभी हम आगे देख रहे होंगे क्योंकि लीज अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हैं हम। ये तो मैंने बेसिक सी, क्योंकि हमने फाइनेंस लीज पढ़ के आए हैं हम F7 के अंदर भी, और जो क्या कहते हैं CA वाले बच्चे भाई वो अपना भी FAR 2 के अंदर भी पढ़ रहे होंगे, अपना CFAP के अंदर भी पढ़ रहे होंगे। तो हमें उसकी बेसिक की अकाउंटिंग तो वैसे भी पता थी, एक रिवीजन हो गया, बाकी वापसी भी देख लेंगे। तो ये हमने इसकी लीज की अकाउंटिंग कर ली कि भाई हमें अनवाइंडिंग कर ली, पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 3 साल की, उसके बाद उसकी अनवाइंडिंग करके एंट्रीज दिखा दी कि भाई ये बना दी हमने। तो हमारे पास अगर मैं कहूँ इन टोटल P&L में हर साल क्या जा रहा होगा, P&L के अंदर एक 12,000 रुपये की मेंटेनेंस जारी होगी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 12,000 और प्लस क्या जा रहा होगा, हर साल फाइनेंस कॉस्ट जारी होगी, जो कि हमने ये सब निकाली है 6536, 4463 और 2263। ये सब हमारे पास हर साल P&L के अंदर एज अ
कॉस्ट जा रही होगी, एक फाइनेंस कॉस्ट है, एक मेंटेनेंस की सर्विसेज की कॉस्ट है, जो कि हमारे पास एक्सपेंस जा रहा होगा हर साल पीएनएल के अंदर। फिलहाल के तौर पे हमारे पास आज के लिए इतनी है, तो फिर हम आगे चीज़ जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम लीज की अकाउंटिंग पढ़ लोगे पूरी की पूरी। ठीक हो गया।